कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमजान नशरियात करम है रमजान, और मैं हूं आपका मेजबान अनसब कुरैशी, और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी गुजर रही है बड़े आराम और चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमजान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन, और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अली नक्शबंदी। आप सबको मोहब्बत व सलाम। बिल्कुल नाज़रीन कराम, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वीं सहरी में एक मरतबा फिर हम लोग आपके सामने हाजिर हैं, और अब से कुछ देर बाद मुल्क पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमान जो है वो 16वीं सहरी सहर फरमाएंगे। और यकीनी तौर पे ये माह रमज़ानुल मुबारक वो मुबारक महीना है जिसके अंदर हम लोग रहमतें और बरकतें समेट रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि तशरीयात के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मेहमानाने गिरामी से यहाँ पर बातचीत की जाए। शहर हैदराबाद के मसाइल हों, आम आवाम के मसाइल हों, वो डिस्कस किए जाएँ। उसके अलावा आलिम दीन हो तो उनसे दीन के मसाइल पर गुफ्तगू की जाए, दीनी सवालात और उसके जवाबात हों, और सनाखा ज़ात से सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी जाए। और इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, जब आप इतना प्यारा सेट देखते हैं, इतने प्यारे मेहमानान देखते हैं, इतने प्यारे सनाखा देखते हैं, आलिम दीन से गुफ्तगू होती है, तो उसी के साथ इस पूरी ट्रांसमिशन को सजाने वाले हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि हमारे साथ ताउन करते हैं, जिनमें ग्लैमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अलमदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चीरमाल हाउस, लासीफा ब्रेड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज, जयान रेजिडेंसी, और फिर सहरी का एहतमाम करते हैं बिग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट। तमाम का स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे तिलावत कलाम रब्बानी से। तो अली नक्शबंदी साहब, तिलावत कलाम रब्बानी के लिए कौन से कारी हमारे दरमियान मौजूद हैं? कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी है, हिकमत का है जो खजीना वो सीनाए नबी है। कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत के लिए कारी कुरान जनाब कारी हाफिज मोहम्मद शुएब अब्बासी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत से आज की इस मुबारक बज़म का आगाज़ करें। बेशक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق सुभान अल्लाह। إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत बहुत प्यारे अंदाज से आपने की। अल्लाह करीम मजीद बरकत अता फरमाए। जी जनाब। बिल्कुल नाज़रीन कराम, और जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि हमारे दरमियान मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होते हैं, तो इसी तरह आज भी हमारे साथ शहर हैदराबाद की दो मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। मैं अगर इनका तारुफ करवाऊँ तो पहले तो दोनों का जो ताल्लुक है वो ऑल हैदराबाद होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से है। पहले हमारे जो मेहमान हैं, आप मरकजी सदर हैं ऑल हैदराबाद होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, उसके अलावा लतीफाबाद यूसी 122 के आप चेयरमैन भी हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जनाब नवाब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, शुक्र है
सबसे पहले तो मैं दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को और वतन अजीज़ के तमाम पाकिस्तानियों को, देखने वाले और सुनने वालों को इस रमज़ान के बाबरकत महीने पे और आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं आपका और हैदराबाद न्यूज़ का और उसकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस मुबारक और बाबरकत महीने पे आपने हमें मौका दिया लोगों से हम कलाम होने का। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जनाब। हमारे साथ आज के दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं, आपका ताल्लुक भी होटल्स एसोसिएशन से है। आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल हैदराबाद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, और आप कासनाबाद UC 148 के चेयरमैन हैं जनाब गुलाम सरवर चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है जनाब। और हमारे तीसरे जो मेहमान हैं उन्हें आप रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। जी हाँ, आप उनसे सवालात करते हैं और वो आपको सवालात के जवाबात देते हैं। जनाब हजरत अल्लामा अरसलान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तबीयत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। 15 रोज गुजर गए आपके माशाल्लाह। अल्लाह के तबीयत वगैरह खराब तो नहीं हुई? नहीं जी। चलें जी, जनाब यार, चूंकि नहीं वैसे अब गर्मी बढ़ गई है शहर हैदराबाद में, और आपके जो रोजे हैं वो यकीनी तौर पे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। आखिर के 1 घंटे के अंदर के वाकई रोजा रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये रोजे गुजार रहे हैं हमारे बड़े अच्छे तरीके से। और हमारी जो टूटी फूटी इबादत हैं जो ना होने के बराबर है, बस अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। जनाब अली नशबंदी साहब, सनाखा कौन मौजूद है और कौन सा कलाम में सुना रहे हैं आज? माशाल्लाह, आज जो सनाखा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं मेरे शहर हैदराबाद के फ़ख्र है, सीनियर सनाखा हैं, उस्ताद सनाखा हैं जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा पेश फरमाए कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। माशाल्लाह। फासले जितने हैं सरकार मिटाएंगे ज़रूर, बेशक हम मदीने चलते हुए जाएंगे ज़रूर, दिल धड़कता है तो महसूस यही होता है, दिल धड़कता है तो महसूस यही होता है, यही होता है। मेरे सरकार मेरी बिगड़ी बनाएंगे ज़रूर, मेरे सरकार मेरे सरकार मेरे सरकार मेरी बिगड़ी बनाएंगे ज़रूर। इस यकीन पर ही मेरे दिल ने पुकारा है उन्हें, इस यकीन पर
ताज वाले हैं वो इमदाद को आएंगे ज़रूर। और मकतब पेश जी हाँ कि जी रहे हैं इसी उम्मीदे करम पर खालिद जी रहे करम पर खालिद आप आएंगे हमें जलवा दिखाएंगे ज़रूर। आप आएंगे आप जलवा दिखाएंगे ज़रूर। फासले जितने हैं सरकार मिटाएंगे ज़रूर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब प्यारे अंदाज से सैयद कासिम अली शाह साहब ने हदीए अक़ीदत पे फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत है और तरक्की अता फरमाए। जिस अंदाज से हैदराबाद न्यूज़ ये ट्रांसमिशन कर रहा है, अल्लाह करीम इसको इसकी पूरी टीम को दारेन की नेमत से मालामाल फरमाए। अंसब भाई जो आज दोनों मेहमान आए हैं हमारे लिए, ये काबिल फ़ख्र है। और बात इतना कहूँगा इन दोनों के लिए कि हैदराबाद न्यूज़ की है ये पहचान, हैदराबाद न्यूज़ की है ये पहचान। इसमें आते हैं नए नए मेहमान, क्योंकि आज जो हैं हमारे साथ गुलाम सरवर चांडियो और नवाब खान। वाह, ये आपने कौन सी शायरी पढ़ना शुरू की? बस हजरत पढ़ना शुरू कर दी हैं। कौन से उस्ताद हैं आपके शायरी बस उस्ताद? किताबें जो पढ़ते थे ना वो सारी कत्ते में करके तो हमने दरिया में कहता कि कुछ पढ़ ही ना सके। ठीक है जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका नवाब भाई। मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइएगा होटल एसोसिएशन की जिम्मेदारियाँ, यूसी की जिम्मेदारियाँ और फिर दीगर चीज़ें, उसके साथ माह रमज़ान की रूटीन किस तरह गुजरती है सर आपकी? पहले तुमसे बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में आकर मुझे बेहद खुशी हुई। ये आपकी कोशिशों को देखकर, अलमा साहब की कोशिशों को देखकर, और जब लतीफ़ भाई और हमारे जो पूरे उज़ैर भाई, जिनकी बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ है और वो हैदराबाद की शहरियों की दुखों का मदावा करते हैं और उनकी दुखों को सही तौर पे एड्रेस करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और आला अफसरान तक हमारे होटल एसोसिएशन के मसाइल हो या मेरे शहर हैदराबाद के मसाइल हो या मेरे सिंध के मसाइल हो, हर दुख के लिए ये दवा तैयार रखते हैं और लोगों की दुखों का मदावा करते हैं। और हैदराबाद न्यूज़ की आज इस लाइव ट्रांसमिशन में आकर मुझे बेहद खुशी और मुसरत इसलिए हो रही है कि ये वाहिद चैनल है कि लोगों के हर किस्म के तबके के लोगों के मसाइल को एड्रेस करते हैं और एड्रेस करना जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके एड्रेस करने से वो मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह बाला मुकाम तक पहुँचने के बाद वो 100% हल होते हैं। तो मुझे इस पर फ़ख्र है और मुझे इन साहिबान की इस कोशिशों पर, और आप इनकी टीम का हिस्सा हो, मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ। मैं ख़ताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इस टीम को, इस रहबरी को हमेशा कायम और दायम रखे। मेरे शहर हैदराबाद के लिए, मेरे सूबे के लिए और मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे जी। जनाब आली चांडियो साहब, मुझे बताइएगा, ऑल हैदराबाद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है उसके आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। ये होटल्स एसोसिएशन जो है, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये काम क्या करती है? इनका मेन मोटिव क्या होता है? जी बहुत अच्छा सवाल किया सही आपने। इसका काम देखिए ना, हर प्लेटफॉर्म जो है ना, हर एसोसिएशन इंसानी भलाई के लिए काम करती है। बिल्कुल ठीक है, मगर
तकरीबन आपने देखा होगा कि वहाँ मेंबरशिप होती है, फिर मेंबरशिप कोई फ़ीस होती है। ये वाहिद एसोसिएशन है जिसकी कोई फ़ीस नहीं ली है मैंने। अच्छा। हाँ, 3 साल से ये मर्द मुजाहिद, ठीक है, नारा लगा के खड़ा हुआ है, मुझे साथ लेके मेरा हाथ पकड़ के कहीं इधर उधर जाने नहीं देता। कोरोना जैसी सख्त सूरत हाल में हम दोनों रातों की नींदें हराम, जितने भी हमारे सोर्सेस थे, मैं उस टाइम भी काउंसलर था वार्ड का, तो अल्लाह ताला के इलाके एहसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, जितने भी मेरे बस में था, जितना भी बैठे हुए हैं गवाही देंगे। तो मिलके हमने काम किया, जहाँ इनकी ताल्लुकात थे वो इस्तेमाल हुए, जहाँ मेरे थे पार्टी लेवल पे, ज़ाती लेवल पे वो हुए। अल्लाह की मखलूक के साथ हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, हुआ वही जो उसको मंजूर था, जो लोगों का नसीब था। हमें बड़ी खुशी है। और हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम, खानज़ादा साहब हो, आपके साथ तो मुलाकात पहले करीबी नहीं थी, आप मुझे जानते होंगे, लाजमी बात है। तो मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे हैदराबाद न्यूज़ का, बड़ी जदोजहद वाली ये एक अपना जगह है, जिन्होंने हमें हर टाइम याद किया, बल्कि याद क्या हमने जब भी बुलाया वो हमारे पास आ गए, हमारी आवाज़ बुलंद की, हमारी एसोसिएशन को उन्होंने बड़े पैमाने पे उठाया। छोटी से छोटी हमारी होटल की इफ्तिताह हुई तो ये लोग पहुंच गए, कुछ भी नहीं, आ गए बस, बाबा बताओ क्या करना है, हमने मैटर दिया, इन्होंने उठा दिया। वो तो अल्लाह की मखलूक को उससे भी फ़ायदा हुआ। मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और अल्लाह की मखलूक के लिए हमारे साथ दिन रात एक करके जदोजहद की, जहाँ हमने आवाज़ दी यहाँ सब ये पहुँचे। हम शुक्रगुजार हैं आप तमाम दोस्तों के, और दुआओं के तरफदार हैं। फिर आप इशारा देखेंगे, ये जो उन्होंने ये वाली बात की नहीं ले रहे भाई, तो जब कोई नहीं, कुछ आती है। और एक खूबसूरत बात बताऊँ मैं आपको आज के सेट के लिए, भाई हमारे सेट में ना आज मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं। मतलब मैं जो है ना वो कुछ बातें पश्तो में और सिंधी में भी करूँगा आज, क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों का, देखिए ये मुल्क पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के फूल बसते हैं, और वो फूल हमारी ज़बान, हमारी लिसानियत की बुनियाद पे सामने आता है ना। तो आज हम ज़रा इन मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, और यकीनी तौर पे ये भी शहर हैदराबाद में बसने वाले वो हमारे तमाम तर भाई, हमारे लोग हैं जो कि शहर हैदराबाद को मज़ीद मुस्तहकम बना रहे हैं। अच्छा नवाब भाई, सबसे पहले अब चूँकि अब हम ज़रा थोड़ी होटल्स की बात करें, तो मैं ये देखता हूँ कि शहर हैदराबाद में एक बहुत बड़ा फुकदान है गैस का, मतलब गैस तो ना होने के बराबर है। और जो आप लोगों के होटल्स हैं, ख़ास तौर पे जो चाय का एक सिलसिला होटल्स पे चलता है रात गए तक, तो उसमें आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत शुक्रिया। मैंने पहले अर्ज़ की थी कि हैदराबाद न्यूज़ हमेशा होटल के अलावा एक आम शहरी के मसाइल को भी एड्रेस करता है, और बहुत अच्छे अंदाज में। तो ये आपका एक अच्छा सवाल है। सच्ची बात यह है कि होटलिंग एक इंडस्ट्री है, होटलिंग एक इंडस्ट्री है और उससे हम वाबस्ता हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गैस, सबसे बड़ी बात है कि गैस की जो बिलिंग है, कभी कभार दिल चाहता है कि मैं गैस की मीटर पे बैठ जाऊं ताकि मैं जल्दी किसी शहर में पहुंच जाऊं। तो गैस का मीटर का दौड़ना बहुत स्पीड से है, बिलिंग बहुत स्पीड से है, लेकिन बदकिस्मती की बात है गैस नहीं है। अच्छा, हमने गैस के जो अलाव काम है उनको कई बार ये बात उनकी गोश गुजार की, और हमारे हैदराबाद के जो हमारे रेबर हैं अदील अहमद सदीकी साहब, उन्होंने भी कई बार हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो साहिबान आना चाहते नहीं हैं क्योंकि ख़ुद को जवाबदेह समझते नहीं हैं। तो अब जो जिस रफ्तार से गैस के बिल बढ़ रहे हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे मेरी बाकी इंडस्ट्री हो, या मेरे घरेलू सार्फिन हो, गैस के बिल इंतहाई ज़्यादा हैं। ये वाहिद इदारा था कि लोगों को सुकून था कि यहाँ पर ये बाकी चीज़ों से पाक है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे बात नहीं करनी चाहिए, रमज़ान का बाबरकत महीना है, लेकिन चूँकि अब गैस की बिलों ने, चाहे होटल वाले हों, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बेकर हो, अब मेरे बच्चे ब्राइट, मेरे और आपके, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ, डबल रोटी मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। अच्छा, बिस्कुट आपके बच्चे के लिए भी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए भी चाहिए। तो आप अगर किसी बेकरी से बिस्कुट लें या डबल रोटी लें और आम सा नाश्ता करें, जैसे हमारे हैदराबाद में लोग पापों से ज़्यादा नाश्ता करते हैं, या एक सादा नाश्ता है, गरीबी नाश्ता है, लेकिन अब वो गरीबी नाश्ता जो पापा है वो आम सफ़ेद पोश आदमी से दूर हो गया है, क्योंकि गैस है नहीं,
लाज़मी बात है, जब गैस नहीं है लोग LPG जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे या कोई और रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पापे का जो आम नाश्ता था आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास का, वो भी हमारी पहुंच से दूर हो गया, बल्कि होने जा रहा है। अच्छा, गैस है ही नहीं। अच्छा, घर पे हमारी बहनें बेटियां तवे पे रोटी रखती है और पीछे गैस चली आती है। वो रोटी ना कच्ची होती है ना पक्की होती है। सुबह हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, भूखे पेट जाते हैं। अच्छा, जब आदमी भूखे पेट स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, दफ्तर जाएगा, तो भूखे पेट आदमी का क्या जहन काम करेगा और क्या वो ज़िंदगी के मामलात को आगे चलाएगा। तो गैस होटल इंडस्ट्री में भी नहीं है, घरेलू सार्फिन के पास भी नहीं है, और गैस इंतहाई महंगा है। 176% गैस पहले महंगा हुआ और अब मज़ीद गैस का एक और पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, और महंगाई का जिन अब बोतल से मुकम्मल तौर पे बाहर आने वाला है। और बिजली, हमारे शहर में गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है। बिजली नहीं है लेकिन बिल, सुभान अल्लाह। अच्छा, हर अगर 2 घंटे बिजली है तो 6 घंटे बिजली नहीं होती है। मुझे तो अभी डर लगने लगा है कि हम तो अपने बच्चों से कहेंगे कि हमारे ज़माने में बिजली आती थी। हाँ, सही बात है जी। अब ये मामला है। फिर मेरे शहर हैदराबाद में पीने का साफ पानी नहीं है, बड़े मसाइल है, और मुंह चिढ़ाते हुए उबलते हुए गटर, और गटरों के साथ पीने का पानी मिल गया है। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसालिस्तान बन गया है। और एक आम शहरी, अब जो उसके गैस का बिल है, अगर एक बंदे की तनख्वाह 15,000 रुपये है, तो अब गैस के बिल घरेलू सार्फिन के 5 से 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब कल मेरे हमसाया, उसने मुझे बताया कि मेरे 27,000 रुपये का गैस का बिल आया है। तनख्वाह 15,000, गैस का बिल 27,000। तो अब वो किस तरह सर्वाइव करेगा। इस तरह बिजली का जो बिल है, अगर आप घर में एक पंखा चलाएं और 2 बल्ब जलाएं, फिर भी बिजली का बिल 10,000 रुपये है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गैस महंगा है, बिजली महंगी है, इस महंगे के बावजूद मौजूद भी नहीं है। अच्छा, LPG, मैं LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का भी अहदेदार हूँ, और बिल बर्दाश्त होकर मैं चाहता हूँ कि मैं उससे इस्तीफा दे दूँ। क्यों कि LPG के प्रोड्यूसर हो, कंपनियाँ हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनका एक ही मकसद पैसा कमाना है। तो ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं है। अब LPG 300 रुपये किलो बिक रही है। अब आम आदमी की पोस्ट में LPG नहीं रही, लकड़ी नहीं रही, गैस नहीं रही, तो लोगों का हाल बहुत बुरा है। और हमारी होटल इंडस्ट्री जो तबाही के दाने पर है। तो मैं आपके आज के चैनल के हवाले से, इस बाबरकत महीने के हवाले से, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, ओगरा से, और वज़ारत पेट्रोलिंग से, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, आला काम से मैं पुरज़ोर अपील करूँगा कि खुदारा लोगों पर रहम खाएँ, गैस लाइनों में दस्तयाब करें, जो बिजली नहीं है उसकी यकीनी बनाएं, और गैस के बिल जो आवाम की पहुँच से दूर हैं तो उसको ज़रा उस पर हल्का हाथ रखें। बिल्कुल उस पर हल्का हाथ रखें। और यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊं, 1 महीने में तो 12,000 रुपये गैस का बिल मैंने भरा है। अब मेरे घर में ना देखे पकती हैं अल्लामा साहब, लक्ष्मी साहब, ना मेरे घर में देखे पक रही हैं, ना कोई महफिल का सिलसिला है कि भाई चल लंगर चढ़ रहे हैं, और फिर भी 12,000 रुपये का बिल तो मैंने गैस का भरा है। तो ये बात तो हकीकत है कि जो है वो लोग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम जो है वो नात भी पढ़वाएंगे। रम साहिबा का कोई कमेंट आया जी, वो रिक्वेस्ट करिए नात की, पढ़वाएंगे। खनशा मुगल साहबा, आपका बेहद शुक्रिया, आप देख रही हैं हमें। उसके अलावा दीगर साहबान जो देख रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया। चंडी साहब, गैस की बात हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा तो है ना, सदर तो आपका ही है, तो कुछ करवा रहे हैं सारे मामले पर। हाँ, वो 300 यूनिट बिजली, ये भी था, बिलाल साहब ने कहा था अगर हम हुकूमत में आए तो 300 फ्री यूनिट देंगे बिजली का। सर जी, उन्होंने पाकिस्तानी आपका उन्होंने ये भी वादे किया था कि मैं सोलर प्लेट लगा के दूंगा, जिनका कम इस्तेमाल है वो अपना वहाँ से गुजारा करेंगे। देखें, एक अल्टरनेट तो दिया था ना। चले वो वज़ीर आज़म नहीं बने तो मैं उम्मीद रखता हूँ, उनसे उम्मीद रखता हूँ मैं, इंशाल्लाह उनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान है जरदारी साहब, तो इस पे अमल होना चाहिए। देखिए, कमिटमेंट लोगों ने जितने वोट देने थे दे दिए हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मगर हकीकत तो बयान कर सकते हैं। ठीक है, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, उससे हमारा कोई मकसद नहीं। तो गैस के हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। इतना इन्होंने लोगों को परेशान किया है। एक तो बिल भारी, दूसरा शहरी का जो खाना है, अब हर एक तो रोज़ा भी नहीं रख पाता, नहीं रखते।
अब वो मजबूरन शहरी में उठे और अपने बच्चों के लिए सुबह नाश्ता करके रखे, जो सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, वो उनको रखा हुआ खाना दे, वो खा के बेचारे जाएं, और जब वो दोपहर में लौटेंगे तो उनको खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सही नहीं, आपकी 3 बजे 4 बजे के बाद आती है, उसके बाद जाके आप चूल्हा जलाएंगे, फिर जो कर पाएंगे आप वो होगा। तो बड़ी अजियत में जो है ना पाकिस्तान की आवाम गुजार रही है, अजियत है, सीधी सी अजियत है। अपनी मर्जी का आप चूल्हा नहीं जला सकते, अपनी मर्जी से आप खाना नहीं खा सकते हैं। अब होटलों को हर एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे बेहतर नहीं है कि सऊदीया में देखें, सिलेंडर, काफ़ी मुल्क है सिलेंडर गवर्नमेंट घर पे पहुंचा जाती है, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए, भाई आपका सिलेंडर खत्म होने को तो आप कॉल करना, आपको सिलेंडर दरवाजे पे पहुंच जाएगा, रेट भी मुनासिब, तकलीफ भी नहीं है, किराया भाड़ा भी नहीं है, वो सब चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। सहूलत आवाम को, सही है, इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए हर हाल में। मुल्क गए हैं, काफ़ी मुल्क क्राइसिस में, अभी देखें सूरत हाल आप फ़लस्तीन की, तो वहाँ की हुकूमत कितना कर रही है, जितना उनके बस में है। फ़लस्तीन का मामला तो एक अलग है। समद सुमरो साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया समद सुमरो साहब आपका कि आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव नशरियात, और आपका यकीनी तौर पर साथ रहता है हैदराबाद न्यूज़ साथ। लेकिन बात ये हो रही है कि देखिए फ़लस्तीन जो है वो तो एक अलग मुद्दा है ना हमारे पास। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो ज़खायर हमारे पास मौजूद है, हमारा मुल्क कुदरती मामलात में बहुत आगे है, लेकिन उसके बाद भी मसाइल तो ऐसे ना जो हल हो सकते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए ना, वो नहीं है, होना चाहिए ना। अल्लाह की मखलूक का वो ख्याल करेंगे, जब अल्लाह से डरेंगे तब करेंगे ना। अल्लाह से नहीं डर रहे हैं शायद। भाई आपके पड़ोसी मुल्क आपको गैस वगैरह दे रहे हैं ना सस्ती, ईरान तो आपको कब से दे रहा है, और काफ़ी मुल्क हैं जो हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप ले लो, आवाम को सहूलत दो, जब तक आपके बस में जितना है वो करो, करने के लिए कोई तैयार हो ना। हम ये कहना ये चाह रहा हूँ सर कि वतन अजीज़ पाकिस्तान हमारा है, लेकिन ग़ुलामों का यलगार बहुत ज़्यादा है। अब वो मेरे बच्चे को सस्ती रोटी की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को सस्ती गैस की ज़रूरत है, लेकिन मेरी ग़ुलामी इस हद तक है कि मेरा हमसाया, मेरा मुसलमान भाई ईरान, जो मुझे सस्ती गैस देना चाहता है लाइन के ज़रिए, लेकिन मैं ग़ुलामी की हद तक इस हद तक चला गया हूँ कि जो मेरा आका है, जिसका मैं ग़ुलाम हूँ, उसकी मर्ज़ी से मैं अपने बच्चे के लिए सस्ती रोटी भी लेने से कासिर हूँ। उसके बाद LPG एक सस्ता ईंधन था। आज दुनिया भर में अगर LPG का आप एक्चुअल उसके रेट निकालेंगे, ये सस्ता ईंधन है, और चाहे इसको हम बंच करें या चाहे इसको आप लाइन से लें, इसमें हमारे अखराजात कोई है ही नहीं। और LPG आज के दौर में इसकी एक्चुअल रकम जो है वो 42 रुपये पर kg बनती है, लेकिन बाकी हमारे नाजायज़ टैक्स हैं। 300 रुपये किलो गैस है और एक्चुअल रकम इसकी 42 रुपये 33 पैसे है। ये सारे लवाजमात हैं। तो मैं कहता हूँ कि लोग टैक्स अदा करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह आप लोगों की ज़िंदगी को तंग कर रहे हैं, लोगों को बंद करके गलियों में बिठाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो स्वीगैस लाइनों में, और स्वीगैस की जो सुसुन गैस है ये भी एक मसनूई ड्रामा है। लाइनों में आपकी गैस है, बाकायदा आपने सिस्टम बना लिए। एक ज़माने में बड़े बड़े चरखे हमारे पास होते थे, हमारे वासा के पास, और वो इलाके के मेले की पानी की लाइनें बंद करते थे कि भाई इस टाइम लाइन खुली कि उस टाइम बंद होगी। अब इनके पास भी सेम वही पाने हैं कि फ़लाने इलाके की गैस बंद कर दें और फ़लाने टाइम पे खोलें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं, और मेरा वतन अजीज़ पाकिस्तान दुनिया भर के तमाम मुल्कों से हर किस्म के वसाइल हमारे पास मौजूद है। लेकिन अफसोस कि हम ग़ुलामी में बहुत आगे हैं। हम ग़ुलामी से निकलना ही नहीं चाहते, हम आज़ादी की तरफ जाना नहीं चाहते। तो अब बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास स्वीगैस का जो है ये मसनूई शार्ट है, बिजली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, ये मसनूई शार्टेज है, LPG हमारे पास है, लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए चंद लोगों के फरमाइशी प्रोग्राम है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो मसनूई चीज़ें महंगी हो रही है। देखिए सबसे बड़ा फुकदार है चाय का। चाय महंगी हो गई है जनाब। पहले कोई जो 20-30 रुपए की चाय हुआ करती थी, अब 70-80 रुपए की है। अब जब अली भाई जैसे नाकाम आशिक होटल में बैठते हैं तो चाय का कभी नहीं पी पा रहे ना चक्कर में जनाब। तो ये है कि ये तो कम करे कि जो चाय पीने जा रहा है होटल में अपने गमों को भुलाने के लिए, वो कट भी गया वापस आ रहा है, और वो कट भी 40 रुपए का हो गया। ऐसे ही तरह सर चाय तो चाहत का नाम है, और लोग हमारे कैफों पे आकर चाहत की बातें करते हैं, और बहुत सारे अपने गमों को दुखों को बनाने के लिए चाय के होटलों पे आते हैं।
और कुछ लोग उसको कोई भी नाम दे, लेकिन आप अक्सर बेशतर देखें कि लोग दुनिया भर के मामला से तंग होकर परेशान होकर आते हैं और एक चुस्की चाय पीकर हम बुला देते हैं जनाब अली। और हाँ, ये बताना भूल गया हूँ जनाब नवाब साहब तो हैदराबाद का मशहूर ज़माना चाय का होटल जनाब मर्दान प्याला ये रूए रवा भी है। तो ये जो मर्दान में आप लोग चाय पीते हैं तो नवाब साहब ने इसी की बुनियाद रखी थी, सिस्टम चलता आ रहा है और बेहतरीन जा रहा है। और एक बहुत बड़ी तादाद होती है वहाँ पे नौजवानों की रात के वक्त में जो कहते। फिर मैंने देखा है वहाँ सिर्फ ऐसा ही नहीं कि तो चल एक मज़ाहियत मैंने बात कर दी कि गम आशिकी बुलाने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ मैंने देखा बहुत सारे ऑफिस के लोग, बहुत सारे वर्कर्स जब वो अपनी ड्यूटी से थक कर आते तो वो चाय पीने वहाँ पे बैठ जाते। तफरीका है, ऐसे ही चाय की होटल तफरीका है। हाँ। बैठे रहो, 1 घंटा बैठे रहो, 50 रुपए का चाय का कट पी के बैठे रहो, कोई नहीं बोलेगा कि उठो। सही बात है। और ये सहूलत है भाई। और ये तमाम फूड स्ट्रीट या तमाम होटलें ये शहर का एक हुस्न है। शहर का हुस्न है। जिस दिन खुदा न खास्ता ये होटलें बंद होंगी तो इस जो शहर की फूड स्ट्रीट है, ये होटलें हैं, वो चोर भी इलाके में दाखिल होते हुए सोचता है कि कोई आँख मुझे देख रही है। ऐसा ही है। और इलाके की खूबसूरती के लिए, रोशनियों के लिए ये एक अच्छा वो है। और ख़ास तौर पर जो हमारी होटलें जिस इलाकों में हैं, जहाँ भी हैं, चाहे मेरे गुलाम सरोवर चांदी साहब की कैफे सारंग हो या मेरी मर्दान प्याला हो या बाकी मेरी और होटलें हो, तो बाज़ औक़ात हम बहुत सारे दोस्तों को घर में नहीं लेके जा सकते। तो होटल पे टेबल भी तैयार होती है, चाय भी तैयार होती है और चुस्की के साथ रहकर आदमी अपनी दुख भी बुलाता है और कारोबारी मसाइल को भी आदमी एड्रेस कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें हो रही होती है। और कैफे सारंग का जिक्र हुआ तो यकीनी तौर पर मैंने वहाँ की चाय पी है, बहुत अच्छी चाय है वहाँ की। तो जनाब अल्लामा अदलान साहब मौजूद अली भाई और चाय का जिक्र हुआ है तो मैं यहीं से जो है ना ज़रा बात का अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। हाँ, चाय से आगाज़ करें। अल्लामा साहब ये बताएं, मैंने सुना है कि चाय में जो है ना वो नशा होता है, तो ये दुरुस्त एक तो और कहते हैं मतलब कि भाई चाय एक नशा है चीज़ें, तो क्या दीन में कोई ममानत तो नहीं है? नहीं जी, दीन में जिस नशे की ममानत है वो चाय में तो नहीं है। वो अलग बात है कि कोई अपने तौर पे कोई चर्च मिला के पिए, वो अलग मसला है। लेकिन नशा इसलिए कहते हैं मुहावरतन के बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों की आदत पड़ जाती है। जैसे एक नशे को नशे की आदत होती है, तो किसी को चाय की आदत पड़ जाए तो वो कहता है चाय एक नशा है, यानी मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। तो बिल्कुल इसको कैटेगरी वाइज कर सकते हैं आप कि बहुत सारी चीज़ों में नशा होता है। मैं इस पर एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे कि हम देखते हैं अक्सर बेशतर चाय के होटलों में बैठ के ना, मतलब जब गैदरिंग बैठती है लड़कों की तो वहाँ या तो लड़कियों का जिक्र हो रहा होगा या फिर अपने ऑफिस का जिक्र हो रहा होगा या ग़ीबत हो रही होगी। तो क्या इसमें जो है मतलब चूँकि किसी की ग़ीबत करना गुनाह है, तो क्या चाय का होटल का जो मालिक है वो इस ज़िम्मे में गुनाहगार होगा कि भाई जगह तो उन्होंने फराहम किए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हर बंदा अपने मामलात का जिम्मेदार खुद है। चाय के होटल वाले ने उनको चाय पीने के लिए बुलाया, ग़ीबत करने के लिए नहीं बुलाया। ऐसा तो मस्जिद में जाके कोई बंदा अगर ये काम करे तो फिर आप मस्जिद के इमाम को निकालेंगे, और आप जिस शहर में रहते हैं अगर वहाँ उस शहर में रहते हुए ऐसा काम करें तो क्या शहर से निकाला जाएगा आपको? तो हर बंदा अपने मामलात अच्छे बुरे का जिम्मेदार खुद है। तो इसमें चाय वाले को कोई गुनाह नहीं मिलेगा बिना वजह क्यों होटल बंद करवाने में तुझे। काफी लोग आते हैं नहीं, होटल में बैठ के स्टडी करते हैं, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। अपने लैपटॉप वगैरह अपने किताब वगैरह लेके वहाँ रिलैक्सेशन के लिए आते हैं ना, कोने में बैठ के लगे रहते हैं। हाँ, मैंने देखा लैपटॉप लेके बैठे लोग जो थक जाते हैं उस पे है अपने कारोबार से, नौकरी से या बीवी से परेशान भी हो सकता है कुछ हद, तो वो अपने सुकून के लिए, राहत के लिए वहाँ पे आके ये बैठे। तो आपने अली भाई को देख के बोला बीवी से। जी हाँ जी। मैं तो गैर शादीशुदा शख्स हूं, देखे फिर तो मतलब ही नहीं। नवाब भाई हम देखते थे पहले ना चाय के होटल पे लिखा होता था भाई सियासी बातों से परहेज करें, अब नहीं लिखा होता। तो अब क्या होटल वालों ने इजाजत दे दी है भाई सियासी बातें कर लो बैठ के? होटल वाले खुद ही सियासी हो गए, मना क्या करें जनाब। तो बस वो जब मुल्क में अमरीत थी और डिक्टेटरशिप थी तो उस ज़माने में हम मजबूरन ये लिखते थे, हमसे कहा जाता था कि आप लिखें। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह लंगड़ी लोगड़ी जमहूरियत अमरीत से लाख गुना बेहतर है, और इस तरह जिस तरह आज़ादी, एक ग़ुलाम को आज़ादी मिल जाए तो आज़ादी हज़ार नेमत है। तो अब मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है और लंगड़ी लूड़ी सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कज़गन अब नहीं है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि आप दोनों, क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक एक बड़ा बरादराना ताल्लुक है, चांडी साहब और आपका, एक ही एसोसिएशन के मरकजी सदर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी, लेकिन उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो क्या कभी एसोसिएशन में इस पर झगड़ा पड्डा हो गया कभी? तो भाई आप पीटीआई के, मैं बीपी का, मेरी अपनी बात, आपकी अपनी बात, इख्तिलाफ होते हैं यहाँ पे?
सर बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि गुलाम सरवर चांडियो साहब इंतहाई नफीस है, मोहब्बत करने वाले हैं और मैं कहूँगा कि ये हम सबको लेके चलते हैं। और ये हमारे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे मोहसिन हैं आदिल अहमद सिद्दीकी साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती ईमान दे। वो एक दिन बड़े इजलास में उन्होंने मुझसे पूछा कि ना भाई ये आग और पानी का मिलाप है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये तहरीक इंसाफ है, ये आग और पानी का मिलाप कब और कैसे हुआ? तो मैंने उनसे कहा कि साहब बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन आल हैदराबाद होटल हुसैन में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दोस्त हैं। गुलाम सरवर चांडियो साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, मेरा तहरीक इंसाफ से है, मेरे कई दोस्त MQM के हैं, कुछ दोस्त मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के, तमाम सियासी पार्टियों के मेरे अहदेदारान हैं और जद्दोजहद है। लेकिन आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन एक फैमिली है और तमाम सियासत और सियासी गुफ्तगू हमारी बालाताक है। लेकिन जब हम कोरोना में मुश्किल में थे या हमारे साथ दूसरे मसाइल थे, तो गुलाम सरवर चांडियो साहब ने जाम खान से जो तो इनके रिसोर्सेज थे उनसे हम होटल वालों को रिलीफ दिलाया। जिस तरह हमारे हैदराबाद की मारूफ शख्सियत हैं अब्दुल जब्बार खान साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन वो वतन दोस्त साथी हैं और वो दोस्तों के दोस्त हैं। तो उस ज़माने में मैं MP में था, जब्बार खान साहब पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मोहब्बत की, शफ़क़त की खातिर की और इस शहर के मसाइल के हल के लिए जब्बार भाई का एक बड़ा रोल है। इस तरह जाम खान साहब वाले हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और मेरा ताल्लुक कभी पीपल्स पार्टी से नहीं रहा, लेकिन सरवर चांडियो साहब के ज़रिए, बाकी दोस्तों के ज़रिए उन्होंने होटल एसोसिएशन के मसाइल हो या इस शहर में बाकी लोगों के मसाइल हो, उन्होंने हमेशा हमारी रहबरी की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। सही हो गया। चांडियो साहब आप मुझे बताइएगा, आपने कहा मेरे मोहसिन नवाब साहब, कभी कहीं हुआ हो कि भाई आप भी बात कर रहे हो और फिर आपने कहा नहीं भाई मैं तो PP का हूँ, मैं तो ये वाली बात मनवाऊंगा, मैंने कहा नहीं भाई ये वाला मामला रखेंगे, यहाँ पे कभी हुआ है कुछ? नहीं सही, ऐसा मुझे याद नहीं है। ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, कभी मैं कहता हूँ कि मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा उधर तो कहते हो बाबा सब्र करो, बस वो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ऐसा देखेंगे, नसीब की बात है। मतलब सियासी सफर भी साथ साथ चल रहा है आप लोगों का? जी सियासी सफर भी आप लोगों का साथ साथ चल रहा है? बिल्कुल सही। देखे ना, एक पार्टी है ना, वो भी एक बड़ी पार्टी है मुल्क की ना, उससे कोई इनकारी तो हो नहीं सकता, मैं क्यों हूँगा? ठीक है, उन्होंने वोट लिए हैं, लोग उनको चाहते हैं। हमारी पार्टी भी माशाल्लाह मुल्क की बड़ी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, ठीक है, तो दोनों काबिल एहतराम है। अच्छा, लतीफ़ाबाद के मसाइल तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कासमाबाद को लेके इमेजिन किया जाता है यार बड़ा परफेक्ट एरिया बनाया। जी हाँ, बड़ा परफेक्ट एरिया बनाया कि जो है भाई कासमाबाद का जो इलाका है उसके रोड देख लें, चीज़ें देख लें, बड़ा एक सिस्टमेटिक वे नज़र आता है मुझे कासमाबाद का। तो क्या वहाँ भी ये गैस और बिजली के मसाइल एज वजह से यहाँ पर वो है? सही, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, एक 5-10 मिनट का भी फ़र्क नहीं है, सेम है। ठीक है ना, ये ऊपर की पॉलिसी है, वफाक का इदारा है गैस, आपको पता है, वहीं से ये अहकामात जारी होते हैं और ये करते हैं। बाकी हैदराबाद की तरक्की के लिए जो हमारे नौजवान मेयर हैं काशिफ खान शोरो साहब, इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं उससे, जैसे वो उनके इक़दामात हैं ना, दरख्त लगाना, सफाई पे तवज्जो देना, अलग से एक मेयर हैदराबाद के हिसाब से एक ग्रुप बनाया हुआ है, हर कोई इसमें आवाज़ अपनी बुलंद कर सकता है और किसी को नहीं मना किसी को बात करो, निशानदेही करो, कहीं पे भी कोई गलत है आप उस पर वीडियो बना के छोड़ दो, अपनी वॉइस छोड़ दो, आप मैसेज टाइप करके छोड़ दो, आपकी सुनेंगे। खुद भी देख रहा है और उनकी टीम भी देख रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक तवज्जो है। ठीक है ना, सही है, ये तवज्जो है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा हमने ब्रेक पे जाना है क्या हमने? अच्छा जी, तो अली नशबंदी साहब हम जो है वो यहाँ पे लेंगे कलाम। आपकी जो मुस्कुराहट है ना एक दिन मैंने ये आपके पहले सवाल का नतीजा है जो आपने सबसे पहले किया था प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में। कौन सा वाला जनाब? मैं आपके जाने बाबू जी कौन सा वाले की बात कर रहे हैं आप? वो इश्क के ताल्लुक से कोई बात आपने कही थी, तो तब से ये अब तक उसी महवर में निकले। ये अपनी शादी के दिन याद कर रहे हो जब इनकी शादी पानी सही पानी तो जो है ना वो ये याद कर रहे हैं मुर्गों की तरह पानी पिला के हमारे काम। अच्छा भाई, हम जो है वो बिल्कुल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, तो फिर कलाम लेंगे, आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए करम है रमजान। नहीं, ब्रेक का नाम तो ब्रेक का तो पहले भी आपने नाम लिया था, हमने समझा ब्रेक। करम है रमजान।
निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर, हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर टंडो फजल रोड सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपका हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में 16वीं सहरी आप मुलाहिदा कर रहे हैं बराह रास्त निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से। मोहम्मद अली नशबंदी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अंसर कुरैशी। और ये जो हमारे पास छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें अक्सर हो जाती है ना, माइक बंद रह जाता है मेरा, लेकिन कोई मतलब नहीं, हम दोबारा करेंगे जिसे वो एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में। और ये मुलाहिदा कर रहे हैं कहाँ से? निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से। तो मैं कह रहा था कि आप देख रहे हैं मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अंसर कुरैशी। और मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, आधा रमज़ान गुजर गया है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? तैयारी वैयारी कर ली आपने? ईद की शॉपिंग वगैरह हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अंसर भाई, बहुत प्यारे अंदाज से शॉपिंग भी हो गई, खिलवाड़ भी सब कुछ हो गई। किसको कर भाई? घर वालों को कर रहे हैं। आप क्या करें? आप पॉइंट पे आएंगे उससे पहले मैंने कहा सही है जी। तो 4 तो बच्चे उनकी मदरसे के माशाल्लाह इदारे के बच्चों में भी इंशाल्लाह ईदी तकसीम करेंगे हम 22 रमजान को। 22 रमजान को ईदी की तकसीम है माशाल्लाह। हमें आने की इजाजत है? जी जी बिल्कुल, आपको उस्तादों में ना तालिब इल्मों में नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लिफाफा लेकर आए? जी जी बिल्कुल, लिफाफा हमसे लेके जाएं। अच्छा, हम आपसे लेके जाएं? ईदी देंगे आप हमें? चले ये तो डन हो गया। आज की नशरियात में चौथी करारदाद पेश हुई है ये वाली हमारी कि मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब 22वें रमजान को हमें ईदी देंगे जी। जनाब अली, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्पॉन्सर्स का, जिनमें ग्लेमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चिरमाल हाउस, लासिफा ब्रांड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज, ज़यान रेजिडेंसी और सहरी का एहतमाम करते हैं बिग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस, रूफ टॉप रेस्टोरेंट। तो जनाब अली भाई, वैसे मदरसे का बताएं क्या मामला चल रहा है? 400 बच्चे हो गए, 15 साल हो गए, मैं याद हो गया मतलब मुझे 13 साल हो गए माशाल्लाह। मदरसा बहुत प्यारे अंदाज से चल रहा है, जिसमें कुरान पाक के हिफ्ज़ नाज़रा भी है, दर्स निज़ामी भी आगाज़ कर चुके हैं हम। और तमाम मुखैर हज़रात से हम गुजारिश करते हैं कि 400 बच्चे और बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ कुरान पाक और दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। आप तमाम मुखैर हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ, रमज़ान का बरकत वाला महीना, जो अपना हिस्सा मिलाना चाहें वो ज़रूर रखा। बिल्कुल जी जनाब अली, और अच्छी कोशिश, अच्छी काविश दीन के लिए कर रहे हैं अली भाई, और ये चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मदारिस कम हो गए, लोगों का रुझान इंटरनेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ हमारी जो दीनी तालीम है उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। तो ये हमारे वक्त की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्तों में हमारे पास अभी जिस तरह की दरिंदगी देखने को मिलती है ना, इससे कम से कम हमारा मुल्क जो है वो पाक साफ रहेगा। जनाब, हम कलाम लेंगे पहले, उसके बाद बढ़ेंगे मेहमानान की जानिब। तो मेरे पास, अच्छा मैं कलाम, अगर मेरे पास क्योंकि ना फरमाइशें आई हुई आज ना बहुत सारी,
تو میں ذرا دیکھوں کہ حیدرآباد نیوز چینل کے جو پیج ہے اس پہ کون کون سی فرمائش آئی ہوئی. اگر آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں, کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہوں, یا کچھ بھی بات آپ نے ایمان سے پوچھنی ہے, عالم سے پوچھنی ہے, تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کہاں گئی جی ہمارے پاس؟ اچھا بھائی یہ 2-3 ہیں, میں بتا دیتا ہوں, پھر جو بھی آپ اسے منتخب کر لیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, یہ کلام سنوا دیں, مدینہ یاد آتا ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے. اب اس میں کوئی بھی ایک کلام آپ اگر سنا دیں. ماشاءاللہ. جی ہاں, ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب, شہر حیدرآباد کے سینئر تنخواہ ہیں, استاد تنخواہ ہیں. چلتے ہیں اور نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار
میرے غریب نواز میرے تو آپ ہی سب کچھ میرے غریب نواز جو مل رہا سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. بہت پیارے انداز سے سید قاسم علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے. آپ کے آمد کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو آباد و شاد فرمائے. آج ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست بھی ان کے ساتھ آئے، جناب عادل نواب صاحب. بالکل جناب. اللہ کریم ان کو بھی آباد و شاد فرمائے. بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد فرمائے. بالکل ایسا ہی. اور عادل بھائی نے یہ آپ کی جو مٹھاس ہے نا لہجے کی، اس کو فیل کر کے اعلان کیا ہے کہ آپ کے لیے 1 کپ چائے فری مردان پہ. یعنی سہری میں پیتا بناؤں. جناب علی نواب بھائی یہاں موجود ہیں. اچھا نواب بھائی، چونکہ آپ کی ذمہ داریاں ہوٹل ایسوسیشن کے علاوہ اپنی یو سی کی بھی ہیں، آپ یو سی 122 کے چیئرمین ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ یو سی 122 جو ہے اس کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا، کیا مسائل تھے اور آگے کے لیے اس کا فیوچر پلان کیا ہے؟ یو سی 122 شالتی بابا ٹون جو میری یو سی ہے، جہاں سے اللہ رب العزت نے اور یہاں کے لوگوں نے مجھ پر اور پاکستان تحریک انصاف کہ میرے ریور عمران خان پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ لوگوں نے عمران خان پر اور اس کے ورکر کی حیثیت سے مجھ پر بھروسہ کیا، تو میری خواہش ہے کہ اللہ پاک میں اس میں سرخرو ہوں. یہ میری یو سی تقریباً 40,000 کے قریب یہاں پر آبادی ہے اور تقریباً کوئی 16,000 کے قریب یہاں ووٹر ہیں. اور یو سی 122 5 کچی آبادیوں پر مشتمل ہے اور یو سی 122 میں مختلف مذاہب کے 17 مسجدیں ہیں، 1 امام بارگاہ ہے اور 2 امام بارگاہیں ہیں بڑی. میری جو یو سی اس میں خاص اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہاں پر امام بارگاہ بھی ہیں 2، یہاں پر دارالعلوم بھی ہے اور یہاں پر چرچ بھی ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں اور جن کا دل محبتوں سے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. لیکن میری جو یو سی ہے یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں. 5 کچی آبادیاں ہیں، لیکن حیدرآباد کے نئی رئیس بلدیہ جناب سردار کاشف صاحب شورو صاحب کے نالج میں میں کئی مرتبہ یہ بات لایا ہوں، ان کے گروپوں میں لایا ہوں، لیکن انتخابات ہوئے تقریباً 10 ماہ ہو گئے، حلف اٹھائے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہو گئے. لیکن آپ سوچ کر حیران ہوں گے اور میرے دیکھنے اور سننے والے بھی حیران ہوں گے کہ 8 مہینے سے میری واحد یو سی ہے کہ اب تک مجھے کوئی پیسے نہیں ملے. اب تک میری یو سی میں کوئی فنڈ نہیں گرا. جو 5 لاکھ روپے یو سی کا فنڈ ہے اس کو 8 مہینے گزر جانے کے باوجود میں بہت گڑگڑایا، بہت رویا اور مختلف اداروں میں نے اپنی داد رسائی کی. لیکن چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اپوزیشن سے ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کی خدمت کروں. بالکل. تو میں اپنے وس کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق میری وہ کوشش کا سفر جاری ہے. لیکن چونکہ میری یو سی میں اب آئندہ 14 دن بعد مسلمانوں کی بہت بڑی رمضان کے بعد یہ عید ہے، لیکن میرے پاس جو ملازمین ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اور 6 مہینے ہو گئے کہ ان کو اب تک تنخواہ نہیں ملی. اچھا. اور میری یو سی کے لوگ جس طرح میں پریشان ہوں، میری یو سی میں جو ملازمین ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور 6 مہینے سے ان کو ان کی تنخواہیں نہیں ملی. تو میں آج کے اس پروگرام کے سے میں رئیس بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد سے، کاشف شورو صاحب سے، ایم سی حیدرآباد سے، ڈی سی حیدرآباد سے اور تمام حیدرآباد ضلع کے حکام سے اور پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ذمہ داروں سے میری پرزور اپیل ہے کہ چلو میرا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے،
लेकिन मेरी उसी में जो मुलाजमीन है उन पर रहम करें और ये बहुत बड़ी ईद है, खुदारा मेरी उसी का फंड बहाल करें। इंतखाबात को 10 महीने हो गए, अल्फ को उठाए 8 महीने हो गए, लेकिन मेरी उसी में अब तक मुझे फ़ंड नहीं मिले। तो मेरे जो मुलाजमीन हैं उनकी ईद का सवाल है, उनके बच्चों की ईद का सवाल है, तो खुदारा उनकी मेरी उसी का फ़ंड जारी करें ताकि मेरी उसी के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह मिले और वो अपने बच्चों के साथ बाकी पाकिस्तानियों के साथ भी तरह ईद मना सकें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, ये चीज़ हम देखते हैं जी, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, सही कह रहे हैं जी। हम ये चीज़ देखते हैं कि जो है ना, ये जो फंड का मामला है ना, ये बहुत ज़्यादा जगहों पर हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई नहीं मिल रहा। गुलाम सरवर चांदिया साहब, सर आपके जाने पाऊँगा, कासमाबाद 148, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही जी, यूसी के आप चेयरमैन हैं, आपके पास भी ये वाला मसला है फंड वाला, या आपको मिल रहे हैं सर? नहीं अनसब साहब, ऐसा नहीं है। मेरी यूसी या मेरी और यूसी से हैं जो कासमाबाद टाउन की, वहाँ ये कंप्लेन नहीं। अच्छा, हाँ, हमें फंड्स मिल रहे हैं, जितने हैं वो मिल रहे हैं। 3 मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाही भी हम दे रहे हैं, और जितनी भी कुछ छोटे मोटे काम थे तरक्याती, जैसे मैनुअल हुए, गटरों के ढकने हुए वो नहीं थे तो वो बनवा लिए, कोई छोटा मोटा काम वो करवा रहे हैं हम। अच्छा, पहले क्या मसाइल थे आप यूसी में जो आपने हल करवाए हो और अब आगे का? हाँ, पहले बस ये था कि काफ़ी टाइम माहौल डिस्टर्ब रहा, कोई हुक्मरानी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है लावारिस चीज़ थी, उसमें कमी पेशी हुई। अब माशाल्लाह कवर हो रही है। इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद काम तेज़ हुए और हो रहे हैं, आपको भी नज़र आएगा, सब हैदराबाद के जितने भी है अवाम है उनको नज़र आएगा। आपकी यूसी का इलाका अगर आप मुझे बताएंगे, कितना एरिया लगता है, कितने लोग वहाँ बसते हैं? हाँ, कम है, आबादी मेरी कम है। अच्छा, हाँ, कम है, छोटी छोटी यूसियाँ बना दी हैं। लतीफ़ाबाद की यूसियाँ बड़ी हैं, कासमाबाद की यूसियाँ छोटी हैं। 1-2 यूसियाँ हैं हमारी जो बड़ी हैं, बाकी 7 हैं जो कासमाबाद टाउन में, बाकी 9 हैं टोटल टाउन के अंदर। 2 बड़ी हैं, बाकी 7 जो है वो छोटी हैं। छोटी। अच्छा, तो देखिए फंड आप लोगों को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, तो क्या एक सवाल है, सियासी सवाल है वैसे तो, क्या पीपल्स पार्टी जो है, चूंकि हुकूमत सिंध में तो उनकी है, हाँ बिल्कुल, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने लोगों को फंड दे रही है, दूसरे चेयरमैन को नहीं दे रही, या कोई ऐसा मसला इनके साथ जो हल नहीं हो पा रहा? आप ही क्या राय है इसके ऊपर? मैं राय लेना चाहूँगा। राय ये है कि देखें नवाब भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं जो बात करूँगा एहतरामन करूँगा, बिल्कुल ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, मगर उसूली बात तो करना पड़ेगी। सवाल क्या है, शुरू वाले दिनों में तो नवाब भाई वहाँ अकाउंट खुलवाने के उसमें मूड में नहीं थे, क्या मजबूरी थी, क्या मसरूफियात थी, वो खुद ही जानते हैं, मुझे पता नहीं। उसके बाद इनके पास सेक्रेटरी नहीं था, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद सही सेक्रेटरी मिला आपको जी, वो भी पीपल्स पार्टी का बंदा है। अच्छा, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। सही। तो मैंने उसे कहा कि हाँ भाई सही ने वादे किए, मेरा दोस्त सारे का मोहब्बत ले लें। बिल्कुल। तो कुछ मसले थे, वो नादरा की डिवाइस मिलती है ना, हमें वो नहीं थी, अब वो आज वो भी ऐलान हो गया कि हर यूसी को वो भी मिल गई, और अभी फंड हर एक को मिलने चाहिए। ना भाई कल जाएं मेरे साहब के पास ऑफिस में, मेरे साथ जाएं। नहीं मतलब अच्छा, बात ये कि सरो भाई तो मोहब्बत वाले बंदे हैं, और काशिफ शोरो साहब भी अच्छे आदमी हैं, मोहब्बत वाले बंदे, और मुझे उनसे कोई ज़ाती वो नहीं है। बात दरअसल ये कि मेरा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा, ताल्लुक कैदी नंबर 804 से है। मसले मसाल तो है मेरे साथ एक, क्योंकि मुझे बीमारी कोई और है। सरो भाई मेरे दोस्त हैं, काशिफ शोरो साहब भी अच्छा आदमी है, लेकिन मेरी बीमारी कोई और है। लेकिन बात यह है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ख्वाब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का एक ख्वाब था। तो मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ताकतवर और लोगों की दहलीज पर मसाइल हल करने का ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी जिसमें हम चेयरमैन हैं, और ये मनसूबा उनका था। लेकिन मेरे शहर हैदराबाद में जो भाईचारे और मोहब्बतों का शहर है, तो क्या बच्चा कितनी बार रोए, बार बार रोए, और ये रोना गड़गड़ाना तो मेरा 8 महीने हो गए कि भाई मेरे पास सेक्रेटरी नहीं है, मेरे पास मेरा कोड नहीं खुला। अब चूँकि कोड खुले भी कई महीने हो गए, और मैं HMC के ग्रुप में भी अपनी फरियाद कर चुका हूँ, तमाम दोस्तों से भी कर चुका हूँ। तो अब एक भूख हड़ताल प्रेस क्लब पर रहना बाकी है, बाकी तो मैं तमाम ज़रा इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो मैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों से, सूबाई क़यादत से पुरज़ोर अपील करूँगा कि शहीद रैली का जो मनसूबा है ताकतवर और मुकामी गवर्नमेंट, तो उसका मनसूबा तब पूरा होगा जब नवाब खान और UC 122 और शाह लतीफ़ाबाद के लोगों को ये ताकतवर इख्तियार मिलेगा। और मेरी UC 40,000 आबादी की UC है और यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और एक सवाल और है कि हुसैनाबाद में नया फिल्टर प्लांट बना है, क्या ये अब दिखावे के लिए बना है? ये फिल्टर प्लांट पर तमाम शहरियों का हक है, जिस तरह बाकी शहरियों का हक है उस तरह मेरे लतीफ़ाबाद के लोगों का भी इस हक है। और ये पीने का पानी जो बुनियादी ज़िंदगी है, तो इस पर मेरे लतीफ़ाबाद के लोगों का भी हक है, इसका बाल इस तरफ भी खुलना चाहिए। तो ताकि और अब चूँकि लतीफ़ाबाद 60 साल या 62 साल लतीफ़ाबाद को आबाद हुए हुए, उसके बावजूद मेरे शहर के MNA MPA साहबान यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, यहाँ से मुंतखब होकर कराची जाते हैं, लेकिन अब तक हैदराबाद को जो 5वां बड़ा शहर इस मुल्क का है और सिंध का दूसरा बड़ा शहर, अब तक कोई मास्टर प्लान न सिटी को मिला न लतीफ़ाबाद को मिला। 60 साल पहले जो ड्रेनेज की लाइनें थी, जो पीने के पानी की लाइनें थी, जो सीगेज की लाइनें थी, वो अब भी जू की तू है। क्योंकि शहर में मुझे 60 साल हो गए और बचपन जवानी अब मैं बुढ़ापे में हूँ, लेकिन अगर नहीं बदली, यहाँ पर MPA MNO के हालात बहुत बदल गए, लेकिन अगर नहीं बदले तो मेरे शहर हैदराबाद लतीफ़ाबाद के हालात नहीं बदले। हालात आज भी वही है। हाँ। और आज मेरे शहर हैदराबाद के साथ कासमाबाद भी मेरा शहर है, लतीफ़ाबाद भी मेरा शहर है और सिटी भी मेरा शहर है। बिल्कुल। और ये सब मेरे शहर हैं, चाहे कोई भी ज़बान बोलता हो, उसका कोई भी मज़हब हो, कोई मज़ाहिब हो, सब अब मेरे अजीज़ हैं। लेकिन मेरा शहर नहीं बदला, मैं बदल गया, मेरा बंगला बदल गया, मेरी गाड़ी बदल गई, मेरे हालात बदल गए। अगर नहीं बदला तो मेरा शहर हैदराबाद नहीं बदला। आज मुँह चलाते उबलते हुए गटरों में पीने का पानी मिल गया है, सुई गैस की लाइनों से पानी निकल रहा है। अगर नहीं बदला तो मेरा शहर हैदराबाद नहीं बदला। मेरे MPA, मेरे MNA, मेरे सेनेटर, उन सब के हालात बदल गए। मैं चेयरमैन बनाऊं, अगर मैं भी बेईमानी की तरफ जाऊं तो मेरे हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बदलेगा तो मेरा शहर नहीं बदलेगा। तो मेरे शहर को बदलने की जरूरत है। और दुख भी यही जनाब अली कि हमारे जो शहर के हालात इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं। और ये बात हकीकत है कि मैं अक्सर और बेशतर पिछले 3-4 प्रोग्राम से तो बात कर रहा हूँ कि मेरे शहर हैदराबाद की जो सड़कें हैं ना, वो सड़कों पे खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं वो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है हमारे शहर हैदराबाद का। जिस सड़क से आप गुजर जाएं, मजाल है आपको रोड पे गटर का पानी पड़ा हुआ ना मिले। कोई सड़क सूखी भी होगी जहाँ पानी नहीं होगा, अदरवाइज सब जगह पानी पानी होता है जी। तो ये चीज़ें हैं। और फिर जो गैस, जो बिजली, जो बेसिक नीड्स है हमारी, अगर हमारा मुल्क तरक्की तब करेगा जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होंगी। हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पर, अली भाई, हमारी जब लोग जो है उन्हें सुकून की नींद मिलेगी ना, 3 वक्त का खाना मिलेगा, एक अच्छा रहन सहन मिलेगा और सारी चीज़ें होंगी, तो फिर मेरा मुल्क तरक्की करेगा ना। मतलब आज का नौजवान की आधी जिंदगी तो इसी चीज़ में हो जाती है, भाई लाइट आ रही है नहीं आ रही, बिजली गैस आ रही है नहीं आ रही, भाई पानी है घर में नहाने के लिए नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे हालात हैं जो हम देख रहे हैं। और फिर अब सुनने में आ रहा है कि जो है वो जून से बिजली कीमतें बढ़ेंगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि अगले महीने पेट्रोल की कीमत में एक साथ तकरीबन 100 या 105 रुपये का इजाफा कर रहे हैं। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनने में जरूर आ रहा है, दराये के मुताबिक ये बात है कि कम अज कम फिर भी ये है कि 60-50 रुपये बढ़ेंगे, अगर कम से कम भी बढ़ते हैं। तो ये जो महंगाई का अंसर है नवाब भाई चांडियो साहब, पहले नवाब भाई इस बात का जवाब दें, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे इसके जिम्मेदार जो हैं वो ये वाली हुकूमत है, गुजरी हुई हुकूमत है, या फिर आवाम है? बुनियादी बात यह सर कि जो बिजली के बिल और गैस की बिल अब जो बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं और बैरूनी आकाओं के कहने पर, तो जो बोतल में जिन है वो बोतल से बाहर आ जाएगा। सही है। और ये हालात किसी की भी कंट्रोल भी नहीं रहेंगे। आज मेरे शहर का नौजवान इस शहर से मायूस होकर, इस मुल्क से मायूस होकर बाहर रोजगार की तलाश में है। क्यों कि मेरा जो मेरे इंडस्ट्री वाला है वो बेबस है, मजबूर है। आज मेरा जो भी हैदराबाद के इंडस्ट्रीज थे वो बिजली के बिल और गैस की बिल उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारों में हमारे मेहरबान हैं वो
अगर कोई इदारा बंदा इदारा चला रहा है, जैसे मैं होटल चला रहा हूँ या अदील अहमद सदीकी साहब कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, उनको बहुत सारे मसाइल है और मेरे शहर की इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है। अच्छा, मेरा हैदराबाद शहर ये एक ज़माने में चूड़ी की सबसे बड़ी सनत पाकिस्तान की थी, आज हम तबाही की जाने पर है। बिल्कुल। फिर मेरा शहर हैदराबाद मोटरसाइकिलों की एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभरा, लेकिन आज तकरीबन यक्का दुक्का फैक्ट्री चल रही, बाकी तकरीबन बंद होने के दहाने पर है। अच्छा, मेरे शहर के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मेरे शहर के लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं, मेरा नौजवान डिग्रियाँ लेकर मायूस है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, इस बाबरकत प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से और तमाम हुक्मा वाला से मेरी पुरजोर अपील है कि खुदारा पूरे मुल्क के नौजवानों का ख्याल करें, लेकिन मेरे शहर हैदराबाद के नौजवानों का भी ख्याल करें। ये बंद होती हुई इंडस्ट्रियाँ हमें एक पैगाम दे रही है कि मेरे शहर के नौजवान जब बेबस होंगे, बेरोज़गार होंगे, हालात व वाक़यात से तंग होंगे, तो लाज़मी बात है ये जराम की तरफ जाएंगे। खुदारा उस वक्त से डरें कि मेरे शहर का नौजवान कलम की बजाय उसके हाथ में बंदूक हो, और कलम की ताकत एक ताकतवर ताकत है। और हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर बंदूक और तलवार और चाकू नहीं है, बल्कि कलम है। बिल्कुल। तो मेरे नौजवान के हाथ में कलम होना चाहिए, बजाय कि ये बेरोजगारों के हालात से तंग होकर किसी और तरफ जाए। और जो बढ़ती हुई महंगाई है, आज हम जो होटलों पे हमारे खाने हैं या हमारी बाकी चीज़ें हैं, पहले मैंने आपसे ये बात गोश-गुजार की कि आप हर चीज़ बेबस होती जा रही है। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बल्दिया के मुलाजमीन को अब तक तनख्वाह नहीं मिली। बल्दिया के मुलाजमीन आपका और मेरा हिस्सा है। तो अब जो हमारे ईसाई भाई हैं, 3-4 दिन बाद उनकी ईद है, अब तक उनकी तनख्वाह नहीं हुई। इस तरह जो मेरे एचडी के मुलाजमीन हैं उनको अब तक तनख्वाह नहीं मिली। खुदारा चंद अफसरान को नवाजने से माशरा नहीं बदलेगा। अच्छा, और एचडी वासा का जो एक्शील लतीफ़ाबाद है, मोहम्मद अली बेग साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि तमाम वसाइल उनके पास मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो लोगों का दुख बांटते हैं। बिल्कुल। तो एचडी के मुलाजमीन की तनख्वाहें और उनके फ़ंड फ़ौरन रिलीज़ की जाएँ, बल्दिया के मुलाजमीन के फ़ंड और उनकी तनख्वाहें रिलीज़ की जाएँ, और मेरे शहर हैदराबाद के नौजवानों के मसाइल को हल किया जाना चाहिए। जनाब, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और यकीनी तौर पे ये इंसानियत का जो दर्द है ये बहुत बड़ा दर्द होता है, और इसको ही फील करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चाहिए साहब, इसी चीज़ को ज़रा शॉर्ट अल्फाज में आपका मौक़िफ़ भी लूँगा। पेट्रोल सुनने में आ रहा है 105 रुपये बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा, कम से कम बढ़ेगा तो 60 रुपये बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 105 रुपये बढ़ेगा। जून से बिजली बढ़ेगी, और आपको पता है पेट्रोल बढ़ता है तो मुल्क में हर चीज़ बढ़ती है। आपका मौक़िफ़ क्या? हुकूमत का मसला है, पिछली हुकूमत का मसला है, आवाम का मसला है, कौन कर रहा है काम? जी साहब, बड़ी दुख की बात है ये, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पहले से ही पिसी हुई है। बिल्कुल, काफ़ी मसाइल है, और ये पेट्रोल भी महंगा हुआ, तो इसमें काफ़ी चीज़ें वाकई आपके कहने के मुताबिक कि पेट्रोल वहाँ से 100 रुपये बढ़ेगा या 60 रुपये बढ़ेगा, ये चीज़ों पे 100 रुपये बढ़ा देंगे। बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल के हिसाब से नहीं होगा, इनको मौका मिलेगा। इस पर थोड़ा सा नज़रसानी की जाए। नवाब भाई की हर बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो हुक्मरान हैं, जो आला अख्तियारी हैं हमारे मुल्क की, वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करें, नज़रसानी करें कि हमारे मुल्क के क्या हालात है, गरीब आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, नौजवान कितना परेशान है, डिग्रियाँ लेके घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं है, कम से कम छोटा मोटा उससे रोज़गार दें आप। ये हमारी सनतें, ये हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं दिन ब दिन, रोज़ाना की बुनियाद पे देखेंगे आप 2-4 फैक्ट्री बंद बंद बंद। गैस नहीं है कैसे चलेगी, लाइट महंगी है कैसे चलेगी, अखराजात पूरे नहीं होते हैं, ज़्यादा मजबूरन बंद करना पड़ेगी। बंद होने से इसे बचाइए। अपनी ज़रात है, ज़रात को सहूलियत मुहैया करें, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की, और भी जितनी उनकी मसाइल हैं उन पर नज़रसानी करें। ये भी एक तरक्की का बड़ा एक जरिया है, बिल्कुल ऐसे हर मुल्क के लिए। पूरी दुनिया में देखें ज़रात को कितनी वैल्यू है, हमारे पास ज़रात की वैल्यू नहीं है। ये बात हकीकत है। हमारे पास जो मीटर इस्तेमाल करता है लाइट का, उसी के साथ ही अजियतें हैं, डिटेक्शन भी उसी पे है, नज़रसानी भी उसी पे है, चेकिंग भी उसी पे है,
जो डायरेक्ट चला रहा है उस पर कोई नहीं, उसको कोई भी नहीं पूछ रहा। हकीकत बात है। जब पेट्रोल की कीमत से मुझे याद आया अली भाई, जब आप तरबूज लेने जाएंगे ना और उससे पूछेंगे यार तरबूज महंगा क्यों है, भाई पेट्रोल बढ़ गया। अब तरबूज वाले का पेट्रोल से क्या काम, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फल वाला मेरे को बता रहा है भाई पेट्रोल बढ़ गया, तरबूज महंगा हो गया। तो ये हम देखते हैं कि एक चीज बढ़ती है तो दीगर अशिया पर असर पड़ता है, और फिर वो असर यकीनी तौर पे पूरे मुल्क के जो हमारा मुआशी इस्तेहकाम है उसको डिग्रेड करता है, थोड़ा सा उसमें जो हमारे पास झुकाव आता है। अल्लामा साहब सवाल आया मेरे पास एक, सभी शेख साहब का सवाल यह है कि गैर मुस्लिम को उनके मजहबी त्योहारों पर मुबारकबाद गिफ्ट वगैरह दिए जा सकते हैं जबकि उनसे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बिज़नेस ताल्लुकात भी होते हैं, और गैर मुस्लिम ममालिक से दरामद शुदा फल और सब्जियां वगैरह हम खाते भी। मतलब इनका सवाल ये है कि भाई आम ताल्लुकात में हमारा जो बिजनेस है वो भी गैर मुस्लिम से हो रहा होता है, हम जो फल और सब्जियां खा रहे हैं वो भी हमारे पास जो है ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम यूरोप ममालिक से मंगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये कह रहे हैं कि क्या उनका जो त्यौहार है, अभी रिसेंटली होली गुजरी है, तो क्या उनके त्योहारों पर जो है वो उनको तहाइफ देना, मुबारकबाद देना, उनके पास जाना, ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक मुसल्लमा उसूल है कि किसी भी मज़हब के मजहबी त्यौहार को मनाना या उसमें शिरकत करना ये तालीमात इस्लामिया के बिल्कुल मुनाफी है, इसकी इजाज़त नहीं है। अब देखा ही जाएगा जो इवेंट या त्यौहार वो मना रहे वो उनका मजहबी है या उनके कल्चर से ताल्लुक़ रखता है या ख़ानदानी तौर पे कोई रस्म है। अगर तो वो मजहबी त्यौहार है तो मजहबी त्यौहार में शिरकत करना, ताबुन करना हराम है, और ताज़ीम की नीयत के साथ ये काम किया तो ये तो हुक्म कुफ़र है। इस पर पहली बात तो ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये है कि लोगों को ये गलत फहमी है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, चाहे वो सोसाइटी के अतबार से हों या हमारे महल्ले में रहते हों या जॉब आपका डिपार्टमेंट होता है, स्टाफ होता है, या आप कारोबार कर रहे हैं। कारोबार की बिज़नेस की इजाज़त दी गई है। आप कारोबार के ताल्लुक़ से गैर मुस्लिम से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, वो रख सकते ताल्लुकात। इस्लाम ने जिन ताल्लुकात की ममानत की है या जिन चीज़ों में शराकत से मना किया है वो मजहबी मामलात हैं, और हदीस में भी यही आया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा वो उन्हीं के साथ है। तो ये मुशाबहत है, इससे मुराद मजहबी मुशाबहत है, वरना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे उनके दरमियान बिल्कुल मुश्तरक हैं। अब वो खाना खाते हैं मुँह से, हम भी मुँह से ही खाते हैं, तो हम उनकी मुखालफत में नाक से नहीं खा सकते, ठीक है ना। वो भी कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, ठीक है। जैसा रहन सहन बाज़ कल्चर के अतबार से उनका है, हमारा भी होता है। तो हमें जिस चीज़ से मना किया गया उसका ताल्लुक़ मज़हब से, बाकी ताल्लुक़ात हम रख सकते हैं, और इंसानियत के एतबार से आप बाअखलाक होकर उनसे मिलें, इस नियत के साथ मिलें कि अगर हम इस अखलाक के साथ उनसे मिलेंगे तो वो हमारे अखलाक को देखकर हमारे दीन से मुतासिर होगा, हो सकता है दीन इस्लाम कबूल करें। तो इस अंदाज में इसको टैकल किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप, अब जैसे आज की मैं आपको बात बताऊँ क्योंकि आपने सवाल अच्छा किया, और मैं मुज़म्मत भी करूँगा एक चीज़ पर, क्योंकि अब हमारा जो चैनल है ये हैदराबाद का नहीं रहा, माशाल्लाह अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। तो आज ही मैंने वीडियोज़ देखे कुछ इंडिया के। अब हमें जो ये दर्स दिया जाता है कि जी हम साथ रहते हैं, हम साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम शिरकत करें, त्योहारों में करें। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के या किसी भी मज़हब के त्यौहार में शिरकत करना नहीं चाहता तो बिल जबर उस पर जो है वो नहीं की जाए कोशिश। इसी तरह बिल्कुल अगर कोई मुसलमान दूसरे मुल्क में रहता है, चाहे हुकूमत इस्लामिया नहीं है वहाँ, अगर वो उनके त्यौहार से बच रहा है तो हिंदुओं को इस बात की कतई इजाज़त नहीं है कि वो ज़बरदस्ती अपने त्यौहार में उनको इन्वॉल्व करें। आज मैंने कुछ वीडियोज़ देखे और मुझे बड़ी शर्म आई कि एक फैमिली बाकायदा जा रही थी मोटरसाइकिल पर, उसमें एक लड़का है, एक उनके साथ उनकी बहन मौजूद है जो बिल्कुल बापर्दा है, स्कार्फ पहना हुआ है, चेहरा उसको छुपा है, उसके साथ उसकी वालदा है। तो हिंदू जो लड़के थे वो बाकायदा उस औरत के ऊपर रंग वाली जो बाल्टियाँ वो डाल रहे थे, वो मना कर रहे हैं। उसके बाद लड़के उसको मार रहे हैं आके। वो जो हमारी बहन उसमें मौजूद थी बिल्कुल पर्दे की हालत में, और वो उनसे बच रही थी, उसके पर्दे को उतार के उस पर रंग लगाया जा रहा था। तो ये इंसानियत नहीं है, इसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल आवाज़ बुलंद करते हैं कि ये तरीका गलत है। आपका त्यौहार था, शरई था, आपके एतबार से आपका मजहबी था, आपका कानूनी था, आपका जो भी बनता था वो आपका है, आप किसी और पे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। कि ये सो कॉल जो हमारे यहाँ के हुकूक के जो अलमबरदार बन के आ जाते हैं कि जी सब बराबर ही हुए हैं, इनको फिर यहाँ कुछ याद नहीं आता। अल्लामा साहब, यहाँ हम ये देखते हैं कि जो हमारी सियासी शख्सियात होती है ना वो भी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनके जाने के पीछे रीज़न ये होता है कि भाई चूँकि जो हमारे मुल्क में जो वोट का हुकूक है वोट के वो सबको है ना,
اقلیت کو بھی ہے, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ہے, تو وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ یار دیکھیں ہمیں چونکہ انہوں نے منتخب کیا ہے اور ہم بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندے ان کے بھی نمائندے ہیں, تو اس لیے ہمیں جانا پڑتا ہے. میری جب بات ہوئی تھی 2-3 ہمارے ایم پی ایم این اے صاحب ہیں جن کو میں نے دیکھا ہوگا, جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا یار دیکھو وہ ہمارے لوگ بھی تو ہیں اور ہمیں بطور سیاسی شخصیت کیونکہ ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی دیگر جگہوں پر بھی, تو ہمیں جانا پڑتا ہے. ان کے لیے کوئی ہے دیکھیں اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات یہ کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے جو اعمال ہیں, ان کے اقوال, ان کے افعال جو ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ویسے ہی بہت ڈپلومیٹک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. ان کو مطلب جس کے خلاف یہ کل کو بیان دے رہے ہوتے ہیں 2 دن بعد ان کے ساتھ ان کے اگر مفادات جڑ جاتے ہیں تو ایک ساتھ آپ کو ایک ہی ٹیبل پہ دکھ بھی جاتے ہیں. تو ان کا اسٹیٹمنٹ ان کی یہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ہیں ڈپلومیٹک ٹائپ لوگ, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو غیر مسلم ان کو منتخب کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو ان کے رائٹس دیں گے. ان کا کام یہ ہوتا ہے. اگر یہ ان کے علاقے میں ایک ایم این ایم پی اس کے علاقے میں ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, تو ان کا جو تحفظ ہے قانونی طور پہ جو ان کے لیے مطلب ایم این اے پہ لازم ہے وہ دے گا. کوئی آزمائش ہوتی ہے, ان کی جان کو مال کو کوئی خطرہ ہوتا ہے, وہ تحفظ دینا وہ ان کا کام ہے. وہ منتخب اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے, اس بنیاد پہ نہیں کیا جاتا کہ آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں. پھر مجھ سے وہی بات پرانی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ووٹ ان کو ہندو نے بھی دیا, سکھ نے بھی دیا, تو یہ چلے گئے کہ جی ہم برابر ہیں, انہوں نے منتخب کیا. تو ووٹ ان کو بھنگی نے بھی دیا تھا, تو یہ کبھی بھنگیوں کے پاس گئے, یہ کبھی ان کے پاس نہیں جائیں گے. بات یہ کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں, ان کی بات کو کوئی اعتبار نہیں ہے. شریعت نے آپ کو جو بات کہی ہے کہ یہ انتخاب ہوتا ہے محض رائٹس دینے پر, حقوق پر, ان کی ذمہ داری ہے. اور اس میں ایک بات عرض کر دوں میں آپ سے کہ دیکھیں مسلمان ممالک ہوں اس کے اندر 2 طرح کے کافر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذمی, ایک ہوتا ہے حربی. ذمی کافر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ملک میں رہے گا لیکن ٹیکس دے گا. وہ ٹیکس دینے کے بعد آپ کے ملک کے تمام قوانین پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کے ملک کے حکمران ہیں, قاضی وقت ہے, ان پر لازم ہوتا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ. یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا سوشل, یہ اس لیول کا ہے. یہ اس میں کہیں اجازت نہیں ہے کہ یہ ان کے تہواروں میں جائیں گے. ہاں آپ جا کے کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ جا کے اظہار یکجہتی کریں کہ ہم آپ کے اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے اوپر کوئی مشکل آنے نہیں دیں گے. یہ بات ہے, یہ نہیں ہے کہ جا کے آپ جو رنگ پھینکنا شروع کر دیں, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. جناب علی نقشبندی صاحب, ہم بڑھیں گے ثناء حضرات کی جانب, اور میرے پاس چونکہ پھر ذرا کمنٹس میں جو ہے نا کچھ فرمائشیں موجود ہیں تو اگر وہ بھی پوری ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. سر 2 دن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تو وہی تھی وہ شہر محبت, ایک تھی میرے پاس کر دو کرم, مولا کر دو کرم, وہ والی ایک ہے مدینہ یاد آتا ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیں ذرا کوئی یہ کلام. کوئی ایک ناز شریف کا نذرانہ حافظ قاری اسامہ حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں. مائک کھول لیجیے گا اپنا, مائک آن کر لیجیے گا. اللہ کریم آپ کو آباد رکھے. جناب حافظ قاری اسامہ حیدر, بسم اللہ. جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہوٹوں پہ آیا. اچھا آپ کا مائک دیکھیے گا, مائک کھلا ہوا ہے آپ کا, تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو رہا ہے, مائک کھلا ہوا ہے. چلیں جی, اچھا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ کھول لیتے ہیں کلام کو. کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے مائک میں, وہ دیکھ لیں گے ہم. چونکہ نواب بھائی شہر حیدرآباد میں رہتے ہوئے نا کم وسائل میں براہ راست شریعت کرنا بھی ایک کمال ہے میرے خیال میں. کیونکہ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی لائٹ چلی گئی, کبھی دیگر مسئلے, اور پھر آپ کو پتہ ہے شہر حیدرآباد میں ہر وہ چیز اویلیبل نہیں جو کراچی میں ہے. تو وہاں سسٹمز ہیں, یہاں وہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حیدرآباد جو اس کی کوشش ہے
کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. علامہ عدنان صاحب ایک سوال میں آپ سے لوں گا یہاں پر, اور یہ میرے پاس سوال آیا تھا اور جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے اس کو کہ یہ جو ہے نا سوال کسی خاتون طرف سے میرے پاس آیا ہے کہ جو خواتین کا یہ مخصوصہ ہوتا ہے جسے ہم حیض کی کنڈیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اس میں ایک تو خواتین کے جو روزے کا حکم ہے وہ کیا ہے, نمبر ایک چیز. نمبر دوسری چیز جو ہے یہ مخصوصہ کے دوران, چونکہ آپ کو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ نماز, روزہ اور دیگر عبادات سے دور ہو جاتی ہیں, تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر نیچرلی یہ ایک چیز مخصوص ہے کہ خواتین کو ایام مخصوصات ہیں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اس ایام میں ان کے لیے نماز یا روزے کی معافی ہے, اور بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر یہ اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوں گے, ان کے لیے بچنا لازم ہے. جیسے اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے نہ رکھنے میں گناہ گار ہیں, ان کے لیے اس حالت میں روزے رکھنے میں گناہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ رب کا حکم بجا لیں, کیونکہ اللہ کا قرب تو اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی ہے. جب اللہ منع کر رہا نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا. جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سفر کی حالت میں 4 فرض کے 2 پڑھو, تو آپ 2 پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد زماں یا مفتی یا صوفی نہ سمجھیں, بلکہ آپ گناہ گار ہوں گے, کیونکہ خدا اپنی اطاعت چاہتا ہے اس انداز میں کہ 4 کے 2 پڑھے جائیں, ان حالات میں روزے نہیں رکھے جائیں, ان حالات میں نماز نہیں پڑھی جائے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت, حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جیسے اپنی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے ویسے اپنی رخصت کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ نے ان کو رخصت دی ہے, اس لیے اس رخصت پہ عمل کریں گے تو بھی اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا, اللہ اسے پسند فرماتا ہے. اب ایک آخری بات اس پہ عرض کر دوں کہ خواتین یہ سوچیں گے ظاہر ہے باقی لوگ عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تو اس میں یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے, قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے, اور قرآن پاک کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ یہ جس حالت میں یہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی گناہ ہے. تو اس میں یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں, کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک احتیاط بھی عرض کر دوں, کیونکہ کسی اور کے لیے, خاتون کے لیے نہیں مرد کے لیے بھی ہے, کہ کسی بھی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ پاتا, کوئی بھی وجہ ہوتی ہے, تو پھر روزے داروں کے سامنے وہ ایسی حالت میں ہی رہے گا گویا روزہ لگے کہ اس کا روزہ ہی ہے, سب کے سامنے کھائے گا پیے گا, تو وہ انتشار بدگمانیاں پھیلتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اس میں بھی. لیکن خاتون بالکل بھی دل برداشت تھا, یہ دل چھوٹا نہ کریں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے تو ہم تو قرب نہیں حاصل کریں گے. اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے, اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. روزے کی چھوٹ ہے تو کیا رمضان کے بعد روزے رکھیں گے, اس کا فدیہ ہوگا کوئی, اس کا بھی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے اس میں, یہ اس کے لیے ہے کہ یہ مطلب ان پہ معافی, اس ٹائمنگ پر معافی ہے اس چیز کی. چلیں جناب, اچھا مجھے بتائے گا ہم کلام لے سکتے ہیں ابھی, مجھے اگر بتا دیں کائنڈلی, تو ہم یہاں پہ کلام لے لیں. جناب علی کلام لیں گے جناب. ماشاءاللہ جناب اسامہ ہے. جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے, وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سانس جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا, وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں, میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے.
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دو تمہیں کیا بتاؤ وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے واللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جزاک اللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت پیارے انداز سے. حسام حیدر نے یہ نعت پیش فرمایا. عدم توجہ میں کیا ہوا وہ آپ نے مسئلہ پوچھا روزے کا. میں نماز کا مجھے ذہن میں تھا تو میں نے وہ بتا دیا. حالت ایام مخصوصہ کے اندر اگر عورت روزہ چھوڑتی ہے تو بعد رمضان اس کی قضا ہوگی. جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا, آپ نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں جب رمضان کے اندر ایام مخصوصہ آتے تھے تو ہمیں بعد میں اس کی قضا کا حکم دیا گیا لیکن نماز کا حکم دیا نہیں گیا. یعنی نمازیں معاف ہیں, وہ پورے سال بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی قضا ہوگی. تو میں یہ سمجھا کہ آپ نماز کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے آج کا تصحیح کر لی ہے, ورنہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ تو تاغ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں غلطی ہوئی وہی پکڑیں گے جناب علی. تو جناب یہاں وقت ایک بریک کا چھوٹا سا وقفہ ہے, آپ رہیں گے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی, لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ. گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو, اپنا گھر. ہمارا گھر. زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب, اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, ٹنڈو فضل روڈ, سیری شہر سے متصل. 80-120 گز کے ریزیڈنشل پلاٹ, کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز. 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک, اسکول, چلڈرن پلے گراؤنڈ, ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی, بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ, باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکیورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو, پھر تو ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی. آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی, آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. ناظرین کرام, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی نشریات کرم ہے رمضان میں. اور اللہ بخشے ان سائٹ پر کام کرنے والوں کو کہ ہم تک پانی نہیں پہنچ سکا, پہنچ جائے گا تھوڑی دیر میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ پورا دن محنت کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ ان کی جو محنت ہے
वो किसी ढकी छुपी नहीं है। हम तो यहाँ बैठ के बोलते रहते हैं, हमारा काम बोलना है, लेकिन सर टेक्निकल काम जो है ना वो इन चीज़ों को मैनेज करना, जो कैमरे हैं, चीज़ें हैं, दीगर मामलात हैं। तो यकीनी तौर पर हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की काविश है, पूरी टीम की कोशिश है, पूरी टीम जो है वो इस तरीके से इस पर काम कर रही है कि हम लोग जो है वो मिलकर इस नशरियात को चला रहे हैं। और यकीनी तौर पे ये बहुत, सर मुझे देते कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये पानी देके मुझ तक पहुँच गया है जी। पानी इनायतुल्लाह कमरानी पिलाया उन्होंने पानी। वाह, वो पानी ही पिला सकते हैं खाली, नहीं चाय भी पिलाई है। इनायतुल्लाह कमरानी बेहतरीन चाय बना रही जनाब। अली भाई, तो ज़यान रेजिडेंसी की हम यहाँ बात करेंगे। और मुझे याद आया कि मेरी IVR भी निकला हुआ है जनाब। ये हम ब्रेक पे जाते हैं ना, थोड़े से अरेंज हो जाते हैं, लेकिन ब्रेक इतनी जल्दी खत्म करते हैं हमारे उधर भाई, क्या जो दोबारा भागम दौड़ी मारना पड़ता है जनाब अली। तो ज़यान रेजिडेंसी जो है वो कायम है टंडो फजल रोड पर, और टंडो फजल रोड पर जो है वो ज़यान रेजिडेंसी जो है वो अच्छी प्लॉटिंग स्कीम दे रही है। रमजान में क्या डिस्काउंट है, रमजान का बताएं सर। आपका मदरसा बन रहा है ना वहाँ पे? हाँ, जिंदाबाद, अल्लाह करे बन जाए, है ना? हाँ भाई, तो दुआ है ना। अच्छा, ये चाह रहे कि इनको मकान की बात बार बार हो, अगर कोई इनको मकान भी दे दे जनाब। तो ज़यान रेजिडेंसी जो है वो रमजान में ये ऑफर दे रही है कि सर ये जो एक प्लॉटिंग स्कीम है ना, ये इतना बेहतरीन मतलब लोगों को फायदा दे रही है कि माह रमजान के महीने में जो शख्स 80 गज का प्लॉट लेगा उसको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, और जो 120 गज का प्लॉट लेगा उसको 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तो हम तो दुआ ये कर रहे हैं कि ना इनका मदरसा वहां बन जाए, और अल्लाह मसलान की शादी होने वाली है तो इनका घर वहां बन जाए, ताकि अच्छा ज़ेब भाई कह रहे आपके मर्दान तला की ब्रांच वहां बन जाए ना। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखिए आपकी बात पे अमल हो रहा है ज़ेब भाई। तो ये है कि आप लोग राब्ता कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोहेल निमन साहब से, उनके नंबर इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद होंगे। आप लोग जो है वो नंबर वहाँ से नोट कर लीजिए, सोहेल साहब को व्हाट्सएप करें, उसके अलावा जो है वो आप उन्हें कॉल करें। और ब्रेक में भी जो है वो नंबर जो है वो देख रहे होते हैं आप, ज़यान का बाकायदा ऐड जो है वो हैदराबाद इस पर चल रहा होता है, तो आप लोग वहाँ से भी राब्ता करें। तो जनाब 2 लोग तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो इकट्ठे किए हुए, एक अल्लामा अरसलान साहब, एक अली भाई। तो उनका जन्मदिन भी है, तो आज तो पक्का कर ही दूं मैं प्लॉट इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। किसका जन्मदिन है? जिनके नाम पे आपने मुझे प्लॉट दिलवाना है। अच्छा जी हाँ, भाभी का जन्मदिन है। जी हाँ, तो अल्लामा अरसलान चाह रहे हैं कि मोहम्मद अली साहब एक मरतबा हैप्पी बर्थडे बोल देना। भाई मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमारे भाई को तो दुआएं देते रहते हैं, हमारी भाभी को अल्लाह दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए, उम्र दराज खैर अता फरमाए, और अल्लाह करीम भाभी के इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और 22 रमजान को ईदी का दूसरा लिफाफा भेजेंगे इंशाल्लाह जनाब, फायदा करा रहा हूँ। ठीक है जी जनाब अली, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि अब वक्त कलील है, बातें तवील है, हमने सारी की जानिब आगे बढ़ना है और हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। जनाब मैं अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं आज ये चाह रहा हूँ कि हम जो अपनी ऑडियंस को पैगाम भेजते हैं तो वो आज हम मुख्तलिफ ज़बानों में ले लें। अगर मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे बोल दे हाँ भाई ले लो, चल भाई गुड हो गया जी। तो सर माह रमज़ान का महीना है, आपको तो माशाल्लाह वैसे ही शहर हैदराबाद के बहुत सारे लोग जानते हैं। जी 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 बिल्कुल, आपको तो वैसे ही शहर हैदराबाद के बहुत सारे लोग जानते हैं, नौजवान तबका एक बिल्कुल आपको जानता होगा जो कि बस चाय पीने भी आता है। तो हमने ना अभी इस माह रमज़ान में एक मुतालबा शुरू किया है, आप दोनों को बताऊँ ये वाली बात कि जी हाँ बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बेफिक्र हो जाए। बताना तो उनका हक है ना, मुझे बताएंगे, मैं सुनूंगा तभी तो आवाम को बताएंगे ना जी भाई। जनाब तो ये है कि हमारा मुतालबा ये है, नवाब भाई और चांडिया साहब आप दोनों को बता रहा हूँ ये बात, कि जो हमारे मसाजिद के इमाम साहिबान, मौज़िन साहिबान होते हैं, उलमाए कराम होते हैं, वफाद कराम होते हैं, इनका ही होता है कि जो मौज़िन और इमाम है ना उसकी ड्यूटी बड़ी सख्त होती है। उसने नमाज के टाइम से पहले पहुंचना है, मस्जिद भी साफ करेगा, मौज़िन जो है वो चीज़ें करेगा, इमाम को नमाज के लिए टाइम पे आना, चाहे फजर की है इशा की है, उसने कहीं आगे पीछे नहीं होना है। लेकिन जो उनकी सैलरीज बनती है ना वो बनती है फिर वही मस्जिद के चंदों में से जो मस्जिद की इंतजामिया उनको दे रही होती है, 20,000, 22,000, 15,000 जो भी सैलरी होती है, वो मेरे ख्याल में नाकाफ़ी होती है। तो हैदराबाद की इंतजामिया ने ये आवाज़ उठाई है कि भाई इन्हें ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाए, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, इन्हें कमीशन दें, गजटेड करें और कोई स्केल दें, 15वां 16वां कोई स्केल इमाम का भी हो, ताकि वो बताते हुए फख्र करें कि मैं इस सोसाइटी का इमाम हूँ, मैं यहाँ पे नमाज पढ़ाता हूँ, तो भाई मुझे गवर्नमेंट 60 साल पेंशन भी देगी। तो इसलिए हमने आवाज़ उठाई। तो फिर हमारे पास थे रेहान राजपूत साहब आपकी पार्टी के,
जो अभी एमपी मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने जो है ना वो ये कहा था कि भाई मैं कौमी असेंबली में, सिंध असेंबली में करारदाद पेश करूंगा। सूबाई असेंबली में करारदाद का वादा वो हमसे करके गए हैं जी इस चीज़ के ऊपर। और अब्दुल अलीम साहब जो कि एमपी एमएनए बने हैं अभी, तो उन्होंने कहा था मैं कौमी असेंबली में इस बात को पेश करूंगा। तो इस पर आप भी मुझे अपनी राय दें, ये हमने जो बात उठाई है ये ठीक है जनाब, क्या कहते हैं आप इस हवाले? सबसे पहली बात, जो रेहान राजपूत साहब हैं वो राजस्थानी है और उन्होंने जो कुछ कहा है इंशाल्लाह वो वादे के पक्के उसको निभाएंगे। और अलीम आदिल शेख साहब ने जो कुछ कहा है इंशाल्लाह वो भी निभाएंगे। और हमारे माशरे में जो हमारा इमाम साहब हैं या जो हमारा ख़तीब है या जो हमारे उलमाए दीन हैं या जो हमारे मस्जिद के मोज़िन हैं, ये सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और इज़्ज़त के लायक हैं। बिल्कुल। और जो मुद्दा हैदराबाद न्यूज़ ने उठाया है मैं उसे दिल से सराहता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है और उस पर 100% अमल होना चाहिए। और इस पर जो ताजिर हैं, कारोबारी लोग हैं, इंशाल्लाह अगर कोई वतन उन पर होगा तो इंशाल्लाह वो भी इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। और ये मुतालबा आपका दुरुस्त और जायज़ है और फिलफौर इस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जनाब। चांडियो साहब क्या कहेंगे इस हवाले? सही इमाम साहब के लिए जितनी भी जदोजहद हम करें ना वो कम है, वो कम है। ये मेरी ईमान की बात है और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ कर कह रहा हूँ। मैंने मोज़िन कितने मोज़िन एक मस्जिद से वो कमेटी निकाल देती है, वो बेचारे परेशान हाल घूमते फिरते हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं होता, उनको मजदूरी करते हुए मैंने देखा। मेहनत है, पूरी मस्जिद को वो संवार के रखता है और थोड़ी सी भी उसकी गलती होती है तो उसको माफ़ नहीं की जाती। ये मैं अपने लेटर पैड पे एज ए यूसी चेयरमैन ऐवान में मेयर साहब को लिखत में रखूँगा। जितने लोगों ने मेरी हिमायत की उनकी मेहरबानी नहीं करें, उनकी मर्जी है, मगर मैं अपनी तौर से ये करूँ। जनाब चांडियो साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट असम्बली के ये भी मेंबर है और मैं भी मेंबर हूँ, तो मैं इस नुक्ते पे सरो चांडियो साहब चाहे पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, इस मुद्दे पर मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह ये अपने चेयरमैन साहबान को, जो मेरे चेयरमैन साहबान है वो और बाकी जो आज़ाद दोस्त हैं उनको हम कायल करेंगे और हम हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट असम्बली में इसके लिए करारदाद पेश करेंगे। इन्होंने करारदाद पेश करेंगे और मैं तायद करूंगा इंशाल्लाह। जनाब आली ये बहुत अच्छा काम हो गया जी। और ये देखें ये हमारी कोशिश है सर, ये हमारी कोशिश देखें कि हमारे ज़ाती मफाद के लिए नहीं है। अगर ये एक दफ़ा ये काम हो जाता है ना, देखें एक तो दीन का काम है नंबर एक चीज़, नंबर दूसरी चीज़ ये वो लोग हैं जो हमारा माशरा संवारते हैं, हमारे बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, हमारे बच्चों को दीन के मुतालिक बताते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई जी। नवाब साहब और चांडियो साहब दोनों एक पेज पर है इस मुद्दे के ऊपर, कम से कम कि डिस्ट्रिक्ट असेंबली के अंदर ये वाला मुद्दा पेश किया जाएगा। जनाब 2 यूसीज हमने यहाँ से भी पता कर लिए फिर है जनाब अली। अच्छा, इसी के साथ हम लोग चूंकि फलस्तीन का जिक्र करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी हर ट्रांसमिशन में उनका जिक्र होना चाहिए। हम अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों, बहनों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों किसी को नहीं भूल सकते। उनकी जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां हैं, लाजवाल कुर्बानियां हैं, उन पर 100 या उससे ज़ायद सैकड़ों मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो जज्बा ईमानी है वो मुतज़ल्ज़ल नहीं हो रहा। उनका जज्बा ईमानी जो है वो बहुत पुख्ता है और यही चीज़ हम देखते हैं कि उनको और हमें इस चीज़ की वो दिलाती है कि हम लोग एज अ मुसलमान उनके जज्बा ईमानी से कितनी दूर खड़े हुए हैं कि अगर वहाँ पर आज भी बमबारी का सिलसिला जारी है, वहाँ पर आज भी भूख का अफलास है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रोज़े नहीं छोड़े जा रहे, वहाँ पे फिर भी तरावी नहीं रुक रही है जनाब। तो ये उनका जज्बा ईमानी है और यकीनी तौर पे इस पर भी हुक्काम बाला जो है वो आवाज़ उठाएं। हमारे जितने इस्लामी ममालिक हैं, OIC है, 56-57 ममालिक है हमारे पास इस्लामी ममालिक, अगर वो आवाज़ उठाएंगे और एक पीठ पर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में इसराइल जैसा छोटा सा जो ये मुल्क है ना, मुल्क भी नहीं है, मतलब ये तो चंद लोग हैं जो कि नेस्तो नाबूद हो जाएंगे और इनको नेस्तो नाबूद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर ये मुसलमान हुक्मरान आवाज़ उठाएं, यक जान यक जबान हो जाए तो मेरे ख्याल में ये वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा। जनाब नवाब साहब, चूँकि हम अपने देखने वालों को पैगाम देते हैं तो मैं चाहूँगा कि पश्तो ज़बान में माह रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हैदराबाद न्यूज़ चैनल इंतहाई शुक्रगुजार है माँ ज़ुएब लतीफ़ साहब और ज़ईब साहब और द टोल टीम
انتہائی شکر گزار ہیں چنن دے عبادتوں شپارا سم روجہ دا اور پدے موقع باندھے حیدرآباد خار ذکر دروجے ذکر اور علماء دین ناستی دین خبریں اور پدے موقع باندھے دا فلسطینوں مسلمانانو ذکر دا قابل ستائش تے اور زو دا حیدرآباد خلقو تا دا دنیا کم کم سے کی پختانہ دا پروگرام گوری اگوی تا سوال کوما چے حیدرآباد نیوز چینل لائک کے اور دا دیندارے پر لحاظ سرا دا حیدرآباد دا ترقی پر لحاظ سرا اور دا پاکستان پر ترقی پر حساب سرا مکمل یو دیندار اور دا خلقو دا مسائل الکولو چینل دے اور دے چینل باندے چکم اکابرین دی اگا دا اسلام دا پارا دا وطن دا پارا اور دا پاک فوج دا پارا اور دا گمنام شہیدان دا پارا بھی ہمیشہ آواز اچھتائی اور دا دی مرستہ ہو کے دیرہ مننا. بہت شکریہ جناب. قابل ستائش تو مجھے سمجھ میں آیا جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نواب صاحب نے تعریف ہی کی ہے جناب. جو میں بس وہ پیغام دینے کے بعد پروگرام ختم ہونے کے بعد زہیب لطیف نیازی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بھائی مجھے ذرا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیجیے. ہمیں سمجھ نہیں آیا لیکن جو بھی کہا اچھا کہا. اچھا ایسا ہے مطلب میں جب سب کی مہربانی مان لی چینل کی خاص طور پہ آپ لوگوں کی مذہبی باتیں ہوئی سب کے لیے شکریہ. اچھا ساتھ میں نا وہ بتا بھی رہے. اچھا سر شالیو صاحب تاں سے گزارش ہے کہ تاں پانچ آخر سندھی بدھاؤ چھو تاکہ اسا مزید بھیجو چھو اور پانچ آخر سندھی بدھاؤ. تمام سندھی ہمیں اساں ناظرین رکھیے مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہے سندھی. پانچ وچار پیش کرو. پانچ وچار پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کھاں پہری تو مکھے یہ گا ڈاڈی سٹھی لگی جو تمام مسجد میں جو امام صاحب ان کے لائے مطالبو کयो تو کہ گورنمنٹ جی جاب ہوجن کھپے. اساں جا حکمران پانچے ڈرائیورن کے پانچے بورچن کے پانچے پٹے والن کے پانچے گھر جو کمکار کن تھا انہن کے نوکری ڈئی تا چھڈ. الہی ڈاڈو سٹھو. ہن ہستی کے نوکری چھو نہ ملن کھپے. ماں بھرپور ان تائید تھو کیاں ملن کھپے. کافی امام کے نوکریوں آہن کافی امام صاحبن کے نوکریوں آہن پر مرحلے بار اڑی پالیسی ہلے جو سبنی کے جے بھی اساں ملک پاکستان میں مسجدوں آہن امام صاحب آہن انہن کے گورنمنٹ جی جاب ہوجن کھپے. ہلندے سبانے کا پو انہن دنیا میں رخصتی تھی تو انہا بچہ پریشان نہ تھن انہن کے پینشن ملے پنجو ضرورت زندگی پوری کرے سکن بغیر محتاجی جے. چینل جا خاص شکر گزار ہیں وزیر صاحب جا ہمیشہ اساں گڈ رہیا ہیں ہر ڈکھے سکھے وقت میں. اج بھی تاں سب دوست ڈاڈا سٹھا سونا چہرہ مذہبی ہیں پنجے ان جے حساب کتاب سے کچھ مسئلہ کھڑی بیٹھا ہو. ڈاڈی خوشی تھی بھلے ٹائم کترو بھی لگو رات کتری بھی گزری ہوئی پر ڈاڈی خوشی تھی. پر امید آیوں یا دعا تھا کیوں تو ہیڑا چینل جے بھی آئیں جے جدوجہد کن تھا جے انسان ذات جی آواز بلند کن تھا ان کی خیر خواہی لا کم کندا. اللہ تعالیٰ ان کے شاد و آباد رکھے میرے محبوب صدقے. تمام بینن جی وڈی مہربانی تمام اساں جے لائے وقت نکالا جو بھی ہے جتنی مجھے آ رہی ہے اتنی کوشش. اتحاد بین المذاہب تو ہم نے دیکھا تھا. اتحاد بین السیاست فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ دو سیاسی پارٹی کے جو عہدیداران بیٹھے ہیں اتنی محبت سے بیٹھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جناب علی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. علامہ صاحب جا تاں سب جی ساتھی جا کہ تاں اساں کے وچار جے لائے موقع ڈنو اور تاں جے لائے تاں جے چینل جے سب جے ساتھی جے لائے ہمیشہ دعا گور ہندوس. صحیح بڑی مہربانی جناب علی. اچھا کلام لیں گے ہم مجھے ذرا بتائیے گا کلام ہے ہمارے پاس. جی ہاں ہے. اچھا جی تو دو اشعار کا کلام لے لیں گے. اچھا عربی زبان میں کچھ نہیں بولیں گے آپ سرائیگی بولتے ہیں نا؟ نہیں میں آج بھی بولوں. آج بھی بولے جناب. میں تو ساری بول لیتا ہوں دل سے. اچھا جی ساری زبانیں چلیں ماشاء اللہ. میں بولتا بھی جناب اسامہ حیدر صاحب سے کہ اردو میں نعت شریف پیش کروں دو اشعار. میں ایسا نہ ہو یہ بھی سارے نبیوں کے عہدے بڑے
सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों के से बता दे उनकी नगरी की गलियों में क्या है। हमने अपने से सुना है, कोई लफ्ज़ों के से बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। अल्लाह और उनकी नगरी की गलियों में यकीनी तौर पे वो सुकून है, वो राहत है, वो इत्मीनान है कि जब मदीने की गलियों में आप टहले ना कभी, तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी का सबसे पुरसुकून लम्हा महसूस होगा वो, कि जब आप वहाँ पर जो है वो चहलकदमी कर रहे हो। और मेरी उज़ैर भाई से दरख्वास्त है कि अली साहब एक कलाम पढ़ना चाह रहे, एक दो अशार, वक्त है हमारे पास, ज़रा मुझे बताइएगा। जी हाँ, अल्लामा अदनान साहब आप मुझ तक माइक अगर पहुँचवा देंगे तो मैं आपका बेहद मशकूर ममनून रहूँगा कि जनाब मुझ तक माइक आ गया है। और ये देखिए बैठे बैठे कितने सारे काम मैं कर लेता हूँ, इस बात के लिए बहुत थैंक यू सो मच जनाब अली नक्शबंदी साहब। माशाअल्लाह। तमाम अहबाब एक बार मिल के नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक करें। वक्त कम है हमारे। जी हाँ, जी हाँ, बातें तभी ना। या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा, महरों में रहना जाए, महरों में रहना जाए कलिए गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला मेरे मौला मौला, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, असफल मकाम मेरा, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा मौला
مولا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. اور آخری شعر محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو مولا دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز انداز. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھتے ہیں علی بھائی کو، یہ ہم نے چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ رکھا ہوا اپنے پاس ماشاءاللہ سے. کیا ان کی بیٹری ہے، ہر وقت چارج رہتی ہے، اور خدا ان کو سلامت رکھے جناب. قرت ہو، نعت ہو، نقابت ہو، نظامت ہو، کچھ بھی ہو کر لیتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیے. ناظرین کرام، چونکہ اب یہاں وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اب چونکہ وقت ہے قلیل، اور ہم نے اب اس ٹرانسمیشن کو سمیٹنا ہے آج کی. اچھا، اب یہ آپ کا جو جدر بھائی نے بولا ہے وقت ہے قلیل، آپ کا پڑوسی خلیل. بالکل، وقت ہے طویل باتیں وقت ہے قلیل باتیں ہیں طویل پڑوسی ہے خلیل. جی ہاں، تو یہ والی بات جو ہے وہ آج اصل میں آپ بھول گئے نا نعت اس میں. تو جناب علی، تو اسی کے ساتھ اب ہم اس نشریات سے لیں گے آپ سے وداع. کل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہوں گے براہ راست رات 1 بجے حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر. اچھا جی ہاں جی ہاں، اچھا جی ہاں جناب علی. تو کل کے جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ ہیں آپ کنٹرولر حیدرآباد بورڈ بھی ہیں، آپ اردو دان بھی ہیں، اور اردو کی ایک بڑی معروف شخصیت بھی ہیں. اور یقینی طور پہ آپ صرف اردو کی نہیں بلکہ ایک ایسی تعلیمی شخصیت ہے جن کا عبور ہر زبان پر ہے، پھر وہ فارسی ہی کیوں نہ ہو. ان کا جو عبور ہے وہ ہر چیز پر ہے، اور بہت اچھی اور بہت گفتگو جی ہاں، تو بہت اچھی اور جو ہے وہ بڑی بہترین گفتگو فرماتے ہیں. اور کل مجھے بتایا جا رہا ہے کل نعت کے موضوع بڑی گفتگو ہونے والی ہے. تو ثنا خان حضرات جو کل کا پروگرام ڈالتے دیکھیں، کل جو ہے وہ نعت کے موضوع پر بہت شاندار گفتگو ہوگی. جی ہاں، اور ان کی جو نعت کے حوالے سے تحقیق ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ان کی جو تعلیم اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور یقینی طور پہ وہ آپ کے سامنے ہمارے ساتھ کل یہاں موجود ہوں گے. تو امید ہے کہ کل کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آئے گا. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی، اور یقینی طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسائل کو اجاگر کریں اور پھر مسائل جو ہے ان کے حل کی بات کی جائے. میں بہت شکر گزار جناب نواب خان صاحب آپ کا، غلام سرور چاندو صاحب آپ کا، علامہ اطلان صاحب آپ کا، ہمارے ثنا حضرات آپ کا، محمد علی نقشبندی صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں. اور جب آپ آتے ہیں تو سائڈ پر رونق سی آ جاتی ہے. تو جناب میں دیکھ رہا ہوں پھول بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے برابر میں رکھے ہوئے. یہ چھوٹا سا دیکھیے وہی تو کہہ رہا ہوں نا، بغیر پانی کے پھول بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی جو ہے وہ موجودگی کا اثر ہے. تو ناظرین کرام، اور اسی کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ اشتراک کرنے والوں کا جو حیدرآباد نیوز کے ساتھ اس رمضان نشریات کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، جن میں گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاسیفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز، اور بالخصوص زایان ریزیڈنسی. اس کے علاوہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں بگ گروپ، پل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. تمام تر احباب کا اشتراک کرنے والوں کا، اسپانسرز کا بے شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصف قریشی اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل 17ویں سحری میں رات 1 بجے. اور میں گزارش کروں گا جناب علامہ ارسلان صاحب سے کہ دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا رب العالمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ان سب کو محفوظ فرما.
मौला करीम हमारे जावेद भाबा मरहूम, रफ़ीक़ुज़्ज़मा मरहूम, जावेद इकबाल भाई की वालिदा मरहूमा, उज़ैर भाई के वालिद मरहूम, ज़ुहैब भाई के वालिदैन, आबिद मियाँ दहलवी मरहूम, आदिल सिद्दीकी भाई के वालिद इमाद सिद्दीकी और भाई असवर सिद्दीकी मरहूमैन, इन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम इनको कब्र से हशर तक की तमाम मंजिल मरहलों में कामयाब फरमा। इनके आमाल सय्या को आमाल हसना से तब्दील फरमा। इनकी ख़ताओं लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम बरोज़ महशर अपने महबूब की शफ़ाअत से इन सब को बहरमंद फरमा। बरोज़ महशर अपनी रहमत का साया अता फरमा। जो मांगा वो अता फरमा। जो कम इल्म के सबब ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता फरमा। प्यारे हबीब का सदका मौला हमारे मोहतरम मुकर्रम उज़ैर भाई के इस महकते गुलिस्तान को ऐसे शाद व आबाद फरमा। मौला करीम हमारी आपस की मोहब्बत प्यार में इत्तिफ़ाक़ में खूब खूब बरकत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। माशाल्लाह, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो दोनों अहबाब बड़ी मेहनत से चला रहे हैं। हमारे ज़ुहैब भाई पर भी अपना खुसूसी रहम व करम नाज़िल फरमा। मौला करीम उनका साथ, उनका प्यार, उनका या रब्बल आलमीन उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।